ये अभ्यास शुरू किया था तो आपने कहा था कि जो भी आपके विचार चल रहे हैं उनको केवल देखना है। अब थोड़ा थोड़ा आगे समझ में आने लगा, तो जब हम देखते हैं तो अगर कोई विरोध का भाव होता है तो उसको वहीं रोक देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए रोकने का। वही तो मूल्यांकन करके जब हम देख पाएंगे, उस समय रोकने इसलिए नहीं कह रहे थे कि रोकने विरोध को घटाना शुरू करेंगे या जो ठीक नहीं है उसको रोकना शुरू करेंगे मूल्यांकन करके, तो देखने की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो अभी भी देखने की प्रक्रिया जिस तरह से होना है अभी उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि एक लेवल 7-8 दिन हम लोग साथ में रहने और इस प्रक्रिया को आपको ध्यान में लाना है। इसलिए रोज एक एक स्टेप 2-3 दिन तक किया, फिर 2-2 स्टेप 2 दिन किया, ताकि वो प्रक्रिया ध्यान में आ जाए। लेकिन जब आप करने जाएंगे तो होगा, आप देखेंगे ये कि जब पहले स्टेप को आप कर रहे होंगे और तुरंत आप विरोध वाले को रोकना का प्रयास करेंगे ना, तब देखने वाला काम रुक जाएगा। इसलिए पहले स्टेप पे थोड़ा समय लगाएं, कुछ दिन तक थोड़ा वो देखने को थोड़ा स्थिर कर लें। मतलब स्थिर का मतलब कि देखना लंबे समय तक होने लगे। कम से कम आप जब देखें तो 2-4-5-10-20 मिनट लगातार देख पा रहे हो, ऐसी स्थिति में आ जाए, तब सेकेंड स्टेप पे आए उसके मूल्यांकन करने वाले को। उसके पहले जाते हैं ना तो वो देखना रुक जाता है, तो वो प्रोसेस को हम बाधित करने लगते हैं। इसलिए पहले स्टेप पे थोड़ा ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत तो है। इसीलिए उसको कह रहे हैं केवल देखें, उसको रोकें नहीं, बदले नहीं, मूल्यांकन नहीं करें, प्रतिक्रिया नहीं करें, जैसा चल रहा है वैसा ही देखें। तो अब जब आप जाएंगे यहाँ से कल के बाद लौट के, तो पहले स्टेप पे अधिक अभ्यास करें। फिर जब एक लेवल का अभ्यास हो जाए, एक स्थिति बन जाए, तब बाकी के स्टेप पे धीरे 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 मूव करेंगे। ये जो पीपीटी है इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो ये सारे स्टेप्स आपको वहाँ से पढ़ने में आ जाएंगे। चाहेंगे तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं उसको, जो लोग उसकी आवश्यकता हो। जी शायद भैया वैसे तो इसको आप आगे लेंगे, लेकिन अगर ये सहअस्तित्व व्यवस्था और संबंध को थोड़ा और, संबंध की बात तो खैर काफ़ी डिटेल में हो गई है, पर सहअस्तित्व और व्यवस्था क्या है? व्यवस्था की बात तो अभी जब समाज में व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसमें शुरू ही हो गई है। मानवीय व्यवस्था के 5 आयाम की बात कर रहे हैं हम लोग, और 4 जो लक्ष्य है उसको अर्थ में कैसे पूरा करेंगे, और उस व्यवस्था का जो स्वरूप है वो कैसे 10 सोपान में हो सकता है, उस पर भी बात हो रही है। या एक दूसरे ढंग से उसको जब देखने जाते हैं तो जिन 4 लेवल पे हम जीते हैं, 4 स्तर में जीते हैं, मानव में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था और प्रकृति अस्तित्व में व्यवस्था, एक ढंग देखने का वो है। तो अभी मुझे लगता है कि वो वाला ढंग से ज़्यादा ठीक से अभी हम देख पाएंगे कि ये 4 लेवल की व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या व्यवस्था है। तो उसमें मानव में व्यवस्था और परिवार में व्यवस्था, अभी शुरू के दिनों में मुझे लगता है कि ये 2 पे फोकस बने रहना, फिर धीरे धीरे समाज वाला आता ही है। मतलब जब हम परिवार पे ध्यान, अपने में जब ध्यान देते हैं तो परिवार में व्यवस्था पे ध्यान जाता है, जब परिवार में व्यवस्था पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो समाज की व्यवस्था पे ध्यान जाता है, जब उस पर करते हैं तो प्रकृति अस्तित्व में जो व्यवस्था उस पर ध्यान जाता है। तो वो व्यवस्था को धीरे धीरे करके एक एक करके समझेंगे तो उस पर ध्यान जाएगा ही। और फिर जब अस्तित्व व्यवस्था की बात करेंगे तो वहाँ पे सहअस्तित्व वाली बात करेंगे तो फिर उस पर भी ध्यान जाएगा। तो वो इस क्रम में ध्यान जाता है उस पर। बेसिकली अभी बिगिनिंग में हम मानवीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि मानव की क्या व्यवस्था है, फिर उसकी परिवार, समाज और अखंड समाज में क्या व्यवस्था है, तो बाकी सब चीज़ें उसमें बाद में शामिल हो जाएगी। ये एक और ढंग है उसको देखने का, व्यवस्था को। जी, तो इसी अभी मुझे लगता है कि इस पे हम लोग ज़्यादा चर्चा किए, इसलिए इसी ढंग से देखना ज़्यादा ठीक है। ठीक है। और उस व्यवस्था को समझते हुए उस व्यवस्था में मेरी क्या भागीदारी है, उसको हम संबंध के रूप में समझ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। कल जब मैं मतलब कल मुझे ऐसा ध्यान आया कि जैसे अपन कल सेल्फ कॉन्फिडेंस इनकी बात कर रहे थे, तो सेल्फ लव क्या है? मेरा ये ध्यान है कि प्रेम वही की हम बात ही कर रहे थे, तो सेल्फ लव क्या है? जो सेल्फ एंड बॉडी की बात कर रहे हैं ना, जो सेल्फ कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, जीवन कह रहे हैं, जो भी नाम देना उसको दे सकते हैं, उसी की बात कर रहे हैं कि जो मैं हूँ, तो मेरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए तो वही सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वही सेल्फ रिस्पेक्ट है जब रिस्पेक्ट हो जाएगा।
तो वही उसी सेल्फ की बात कर, अपने ऊपर जो होना है, सेल्फ के ऊपर, मैं के ऊपर, शरीर के ऊपर नहीं, सेल्फ के ऊपर। जी, मतलब जब अपने में विश्वास और सम्मान हो, और जब अपन अपनी जिम्मेदारी को सम्मान पूर्वक निभाए और वो सब जिम्मेदारी को अपन पहचान पाए, तो वो सेल्फ लव। हाँ, तो अपना अपने में जब हम देखने जाते हैं, सही को जब देख पाते हैं तो उसका एक विश्वास बनता है, और वो विश्वास बनता है तो अपना हम ठीक ठीक आकलन कर पाते हैं, वही अपना सम्मान है। तो उसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का। तो स्वयं पे विश्वास बना और फिर हम अपना सम्मान भी कर पाते हैं। वो हो जाता है तो फिर हम परस्परता में ठीक से जी ही पाते हैं। जब तक वो नहीं होता है, परस्परता में जीना कठिन लगता है, भारी लगता है या बोझ लगता है। वो जब हो जाता है तो परस्परता में फिर जीना हो पाता है। इसलिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। उसके बिना कठिन लगता है, तो इसलिए उस पर ध्यान दिला। जी, ठीक है। फिर ये जो अभ्यास है, वो पूरे अभ्यास को यहाँ पे एक जगह भी लिख दिया गया है। इसका निष्कर्ष भी धीरे धीरे आप अपने में बना ही रहे होंगे, अपने कल्पनाशीलता को देखते हुए, अपने इच्छा विचार आशा को देख पाते हैं अपने में, और फिर ये देख पाते हैं कि जो स्वयं में सहज भाव, जो मानवीय स्वभाव है, उसके अनुरूप भाव की निरंतरता को आप बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वैसे ही निरंतरता को बना के आप सुखी होते हैं, अपने में आराम में रहते हैं। और फिर ये भी देख पाते हैं कि मेरे भाव विचार में जो कुछ भी चल रहा है उसका निर्णय मैं ही ले रहा हूँ, और सुख दुख के लिए मैं ही पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। 100% जिम्मेदार मैं हूँ। अपने सुख दुख के लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ। कोई दूसरा व्यक्ति या बाहर की परिस्थिति उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूँ। इस बात को मैं देख पाता हूँ, और इसको देख के ही मैं शिकायत मुक्त हो पाता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ कि शिकायत मुक्त होना है, ये शिकायत मुक्त होना तभी हो पाएगा जब ये देख पाएंगे कि मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ। दूसरा कोई मेरे सुख दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो केवल अधिक से अधिक जो है ट्रिगर कर सकता है। जो कुछ भी चलता है मेरी कल्पनाशीलता में, चलाता तो मैं ही हूँ। इस बात को अपने में जब देख पाते हैं और दूसरों से शिकायत मुक्त हो पाते हैं, तब वहाँ से अपने में परिमार्जन का काम शुरू होता है। अपने सुधार के लिए हम प्रयास करते हैं, उसके पहले हम दुनिया को सुधारते रहते हैं। तो जब ये दिख जाता है कि मेरे में जो कमी है, मेरा जो सुख दुख है, वो मेरे ऊपर ही निर्भर करता है, तो दूसरों से हम शिकायत मुक्त होते हैं, और फिर दूसरों को सुधारना छोड़ के अपने में परिमार्जन के लिए, सुधार के लिए हम तत्पर हो पाते हैं। फिर ये भी दिखता है कि निर्णय लेने का आधार समझ या मान्यता है, तो ये दिखता है कि जब समझ के आधार पे मैं निर्णय ले पाता हूँ तो मेरा भाव विचार स्थिर होता है और मैं सुखी होता हूँ। जब समझ के भाव में मान्यता के आधार पे जब मैं निर्णय लेके अपने भाव विचार को चलाता हूँ तो मैं सुखी हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी सुखी हो पाता हूँ, आराम में रह पाता हूँ, कभी नहीं भी हो पाता हूँ। तो ये निष्कर्ष बनता है कि अपने में समझ को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो उस समझ को जब सुनिश्चित करने जाते हैं तो अपने में संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक और सह-अस्तित्व पूर्वक जीना है, ये निष्कर्ष फिर अपने में बनता है। इसलिए संबंध, व्यवस्था, सह-अस्तित्व को समझना मेरी मूलभूत आवश्यकता है। तब समझने की तरफ ठीक से ध्यान जाता है, उसके पहले ध्यान जाता नहीं है। तो इसलिए संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व को समझना मेरी मूलभूत आवश्यकता है। फिर इस संबंध, व्यवस्था, सह-अस्तित्व को समझकर इस अर्थ में अपने पूरी कल्पनाशीलता को, अपने इच्छा विचार आशा को फैला के मैं व्यवस्थित करके मैं सुखी हो पाता हूँ, और यही मेरी मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो इस अभ्यास को इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि इससे ध्यान जाए कि करना क्या है। अपने में जब नहीं देखेंगे, अपनी स्थिति का ठीक आकलन नहीं होगा, तो अपने पे ध्यान नहीं जाएगा कि कुछ सुधार की ज़रूरत मेरे में भी है। इसलिए इस अभ्यास को कर रहे हैं।
इस अभ्यास को करके जब इस पे ध्यान जाता है कि चूंकि सुख दुख के लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ, तो समझ के आधार पे अगर मैं चलाता हूँ तो सुखी होता हूँ, तो फिर समझ क्या है, तो संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को समझना है। तो उसके समझने के अर्थ में हम लोग फिर पूरे दिन चर्चा करते हैं कि संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व समझ में आ जाए और उसको अपने में चला के उसका भाव विचार करके मैं सुखी हो पाऊँ, क्योंकि मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो इस अभ्यास का और इस वर्कशॉप का दोनों का आशय एक दूसरे के लिए पूरक होता है। इसकी आवश्यकता बन जाए कि ये बात को सुनना है, उसके लिए अपने पे ध्यान जाना जरूरी है, और ध्यान देने के लिए अपने में देखना जरूरी है, उस देखने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। इसलिए अभ्यास के साथ जब इस काम को करते हैं तो अपने पे ध्यान जाता है, अपने लिए आवश्यकता महसूस होती है, उसको करने के लिए फिर हम समझने का प्रयास करते हैं, फिर समझने के लिए प्रस्ताव पे हम एक्सप्लोर करते हैं, जो प्रस्ताव दिए जाते हैं पूरे दिन उस पर हमारा ध्यान जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभ्यास 1 की बात की, फिर जब कभी अवसर होगा तो अभ्यास 2 की भी बात करेंगे। अभ्यास 1 में हमने स्वयं के द्वारा स्वयं को समझने का प्रयास किया। अभ्यास 2 में फिर ये मैं और शरीर के बीच में जो चल रहा है, तो मैं देखने वाला हूँ, शरीर के साथ मेरा क्या लेना देना है, कैसे सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, कैसे संवेदनाएं चल रही हैं, मैं शरीर को कैसे चला रहा हूँ, इस बात को भी ऑब्जर्व करने की बात है। तो जब कभी और अवसर मिलेगा तो अभ्यास 2 पे बात करेंगे। जी भैया, इसमें जो सेकंड स्टेज है ना, तो मैं जब भी ये प्रैक्टिस करता हूँ तो थोड़ा मुझे ये क्वेश्चन बनता है कि उसकी जो प्लेसिंग है बहुत जल्दी हो जाती है उसकी प्लेसिंग, क्योंकि हम छठे स्टेप में देख रहे हैं कि सहज क्या है, यानी कि संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, सहअस्तित्व पूर्वक जीना सहज। तो उसके पहले तो सहज क्या है, असहज क्या है, सुखी आराम में हूँ या दुखी हूँ, ये तो पता चलता है। तो मुझे फर्स्ट स्टेप से सीधा थर्ड स्टेप पे एकदम जंप होता है, क्योंकि सेकंड स्टेप सहज क्या है वो तो अब स्टेप सारी कर ली तब तो ठीक है, लेकिन सिस्टमेटिकली देखें तो सेकंड स्टेप की जो प्लेसिंग है वो जल्दी है। नहीं, उस अर्थ में वो जल्दी तो नहीं है, क्योंकि कंटेंट की भी साथ में बात कर रहे हैं। तो आप हाँ, देखेंगे तो दूसरे दिन सहज स्वीकृति की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ तो वहां से फिर ध्यान जा रहा है कि सहज स्वीकार्य है कि नहीं, बात तो वही है। और उसको इसीलिए 4 तरह से कह रहे हैं कि एक तो जो है पहले ये देखना कि वो मेरे लिए सहज है कि असहज है। ठीक है, हो सकता है कि उसमें कंफ्यूजन बने आदमी को, मतलब कुछ असहजता को भी आदमी मान लेता है एक पॉइंट पे कि यही ठीक है मेरे लिए, तो यही सहज है, तो उतने पे नहीं रुके, फिर देखे कि भाई मेरे स्वभाव के अनुरूप है या नहीं है। तो एक स्टेप फिर उसमें ध्यान देने का एक और एंगल से देख रहे हैं कि मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं है। कई बार हम अपने स्वभाव को भी, प्रवृत्ति को ही स्वभाव मान लेते हैं, तो लगता है कि मेरे स्वभाव के अनुरूप है, तो इसीलिए उसको अगले स्टेप में कहा कि मानवीय स्वभाव के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। अब क्या कर रहे हैं कि मेरे को अनुकूल लग रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर मेरे को अनुकूल है और जो सहज स्वीकार्य वो तो सबको अनुकूल है, तो मानवीय स्वभाव को देखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मानवीय स्वभाव तो निश्चित है, वो सबका एक है। अभी हम जनरली प्रवृत्ति को स्वभाव मान लेते हैं, तो हमको अपना स्वभाव अलग, दूसरे का स्वभाव अलग लगता है, वो स्वभाव नहीं हो, प्रवृत्ति है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, अनुकूल है कि प्रतिकूल है, तो मेरे लिए ठीक लग रहा है, आप सबके लिए ठीक है कि नहीं, इसलिए मानवीय स्वभाव के अनुकूल है कि नहीं। और फिर उसके बाद इस बात को फिर जांच पाना कि मैं उसकी निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूं कि नहीं। तो ये जब 4 लेवल पे उसको जांचते हैं ना, तो फिर निष्कर्ष ठीक बनता है, तब जाके दिखता है कि हाँ, अगर निरंतरता को भी बनाए रखना चाहता हूँ, सबके लिए भी वो एक जैसा लगता है और मेरे को भी वो ठीक लगता है, इसका मतलब है कि वो सहज है। अगर मैं उसकी निरंतरता को नहीं बनाए रखना चाहता, बाकियों को ठीक नहीं लगता है, अगर मेरे को ठीक लगता है, इसका मतलब है कि वो सहजता नहीं है, वो असहजता है। इसलिए वो दूसरे स्टेप पे उसकी बात किया। वो जांच मूल्यांकन नहीं करेंगे ना, वो मूल्यांकन ही है, दूसरा स्टेप जो है मूल्यांकन शुरू कर रहे हैं। वो मूल्यांकन करके इस बात को देख पाना कि उससे फिर मैं सुखी हो रहा हूँ कि दुखी हो रहा हूँ। फाइनली अपना जो मामला है वो जाके सुख दुख से जुड़ता है, तो मैं सुखी हो रहा हूँ कि दुखी हो रहा हूँ, इससे ठीक से ध्यान जाता है। तो फिर ध्यान जाता है कि अगर मैं सुखी हो रहा हूँ तब तो इसका मतलब ठीक चल रहा है, नहीं हो रहा हूँ तो फिर लौट के आगे की प्रक्रिया शुरू होती है कि क्या करना है, कैसे मैं सुखी होऊंगा। तो इसलिए उसको वहां पे रखा है। कभी भैया का पूरा कर ले। हाँ, अब ये क्लियर हुआ भैया, क्योंकि हम सुख दुख से जोड़ रहे हैं,
तो वहाँ पर पहले ये तो क्लियर हो जाए कि वो सहज हैं कि असहज हैं। नहीं तो कई बार वो प्रवृत्ति की वजह से भी हमें सुखी और दुखी होने का लग सकता है। तो इसलिए एक बेसिक मूल्यांकन हम वहाँ पे करना चाह रहे हैं, फिर डिटेलिंग हम आगे जाके कर रहे हैं उसकी। ऐसा। वही तो उसको मैं, जो आप प्रश्न पूछे वो ठीक है। मेरा प्रश्न क्या बना था पहले, मेरा प्रश्न बना कि भाई सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? भाई सहज हैं तो सुखी हैं, हाँ, बात तो वही है। तो उसमें सर ने ये कहा, मतलब एक भी कर सकते हैं उसको। एक तो ये है कि अगर 7 को 6 करना हो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, वो तो उन्होंने कहा कि 2 बार अलग अलग इसलिए देख रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं से फिर ध्यान चला जाए कि आराम में है कि नहीं है। एक बार सहज कह रहे हैं और फिर एक बार कह रहे हैं कि आराम में है कि परेशान है। तो 2 तरह से देखेंगे ना, तो ज़्यादा संभावना है कि कुछ छूट रहा हो अगर उसमें, तो ध्यान चला जाएगा। तो सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं, फिर उस पर ध्यान चला जाएगा। उसके साथ और डिटेलिंग अलग कर दी कि वो मानवीय स्वभाव के अनुकूल है, प्लस उसकी निरंतरता। तो अगर दुख हो रहा तो निरंतरता तो चाहिए नहीं, तो वो वहाँ थोड़ा सा एक बेसिक मूल्यांकन वहाँ पर। हाँ, तो वो वहाँ पे एक लेवल का मूल्यांकन कर रहे हैं और यहाँ पे आके फिर उसके निष्कर्ष को बना रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए ये 2 स्टेप कर दिया है। हाँ जी, जी भैया। प्रवृत्ति शब्द की व्याख्या अर्थ एक बार और थोड़ा बृहद रूप में कीजिए, क्योंकि इसकी सही समझ हमें नहीं आए कि व्हाट डू आई मीन प्रवृत्ति। ये जो वृत्ति है ना, विचार के जगह पे जो चलता है उसको वृत्ति कहते हैं। तो उसमें जो चलता रहता है और बार बार चलता रहता है, उसी को उसी तरह का हम आचरण व्यवहार करते रहते हैं। तो वो चूंकि विचार के जगह पे चल रहा है और वृत्ति में चल रहा है, और वृत्ति शब्द भी वृत्त से आया है, तो वो गोल ऐसा वृत्त जैसा है, वो गोल गोल घूमता है। तो वो जो उसका जब अभ्यास हो जाता है तो हम बार बार वैसा ही करते रहते हैं। तो जनरली लोग कहते हैं कि इनका स्वभाव ऐसा है, जबकि वो स्वभाव नहीं है, वो है प्रवृत्ति उनकी। स्वभाव जब देखने जाते हैं तो मानवीय स्वभाव निश्चित है, वो सबका एक जैसा है, वो अलग अलग नहीं है। वो प्रकृति में व्यवस्था की बात करेंगे तो वहाँ पे उसकी बात करेंगे। बिल्कुल क्लियर, थैंक यू। जी भैया। कल एक बात आई थी कि संबंधों का अधिमूल्यन मोह है, जी। या परिवार में रह के हम भैया इनको न्यूनतम कर सकते हैं या निम्न कर सकते हैं या शून्य कर सकते हैं? किसको? मोह को अपन न्यूनतम कर सकते हैं या शून्य पे जा सकता है? समझ के साथ तो उसकी जरूरत नहीं है। समझ के साथ जब जीने जाएंगे तो मोह की जरूरत नहीं है। शून्य हो सकता है परिवार में रहते हुए? बिल्कुल। कम से कम जिन लोगों ने उसको किया है वो तो यही कह रहे हैं। मैं भी उसका अधिकारी नहीं हूं कहने का, लेकिन सोचना तो यही है। और वो तर्क संगत ढंग से लगता भी है कि वो होगा तो वही फाइनली, इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरा ये कि जैसे कल मोह की बात हुई थी, तो जब मैं कल्पना चिल्ड्रन देख रही थी तो वो मोह का हो रहा था। बट मैंने 6 स्टेप तक किया था कि कैसे ये चल रहा है और क्या सही है। बट अगर उसके बाद भी वही भाव आए तो नहीं, मतलब बार बार वही दिमाग में चले तो, मतलब ऐसा केवल मोह के साथ नहीं, जैसे विरोध का तो फिर भी मुझे समझ आता है कि जब विरोध चला, बट ऐसे कुछ कुछ भाव होते हैं जो जा नहीं पाते ये सब देखने के बाद भी। तो या इसमें बहुत टाइम लगे, क्योंकि आपने कल ही बोला कि हमने इतने साल उसको दिए हैं। अगर केवल एक जन्म की बात करें, बाकी का तो पता भी नहीं कितना टाइम हुआ होगा। इसी साल में अगर इतने साल दिए तो ये इतनी आसानी से तो जाता नहीं है। तो वही जाने की बात ही नहीं है। जैसे मोह है ना, तो ये नहीं कह रहे हैं कि संबंध को छोड़ देंगे। भाई जिनके साथ हम संबंध पूर्वक जी रहे हैं वो संबंध को छोड़ने की बात ही नहीं है। संबंध का ठीक ठीक आकलन करने की बात है कि भाई पिताजी हैं, ठीक है, उनके साथ मेरा एक संबंध है, तो ये सही सही आकलन है। मेरी आवश्यकता को, सुविधा की आवश्यकता को पूरा करते हैं, भावों का हमारे दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है, हमारी परस्पर पूरकता है परिवार में जीते हुए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम उनसे मोह में पड़ जाएं। वो मुझे लगता है कि थोड़ा, जैसे मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जब सही को समझना हमने शुरू किया, हमको लगा कि ये सही को समझना महत्वपूर्ण है, सही को समझ के मैं सुखी हो सकता हूँ।
अब ये सही को समझने के क्रम में यह आवश्यकता तो सबकी है। मैं ही सही को समझूं ऐसा तो नहीं है। सभी सभी को समझे, सही को जिए, सुखी हो, ये लगता है। अब ये कहें कि नहीं मैं तो पहले अपने घर में शुरू करूंगा इसको, कि घर वाले समझ लेंगे तो मैं बाहर जाऊंगा। अब ये क्या है, ये अधिमूल्यन हो गया। प्रयास करूंगा, घर वाले समझेंगे तो अच्छा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, वो समझ लेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो भाई अवसर बनाऊंगा धीरे धीरे। लेकिन बाकी सबके लिए तब तक कुछ करूंगा कि नहीं करूंगा? बाकी तो जो सही को समझने में लगेगा उसका सहयोग करूंगा। तो मुंह में नहीं पड़ूंगा कि नहीं मैंने पहले अपने पिताजी को समझाना है, कि अपने बच्चे को समझाना है, कि अपने भाई बहन को समझाना है। उनके लिए अवसर बराबर उपलब्ध है, लेकिन फिर वो बराबर ही उपलब्ध है, सबके लिए अवसर बनाने की बात है। तो अब ये मोह में नहीं पड़ने की बात है। अच्छा, ये वाली बात जो है तार्किक ढंग से आदमी को समझ में आ जाती है, जब समझ वाली कहते हैं। तो इसको जब सुविधा से जोड़ते हैं ना, तो ये नहीं समझ में आती है आदमी को। आदमी को लगता नहीं ये कैसे हो सकता है। भाई सुविधा का क्या होना है, सदुपयोग होना है। वो सदुपयोग अगर मेरा बेटा कर सकता है, मेरा भाई कर सकता है, मेरे पिता कर सकते हैं, तो उनके लिए उपलब्ध है। अगर वो नहीं कर सकते हैं, कोई और कर सकता है, तो उसके लिए भी उपलब्ध है। अब ये समझ वाले में जुड़ जाता है, सुविधा वाले में आदमी नहीं जोड़ पाता है। तो मोह जब होता है तो इसी तरह से होता है कि वो कुछ चीजों में हम ना अधिमूल्यन करके रखते हैं। तो मैं उसी को कह रहा हूँ कि ठीक ठीक आकलन कर लें, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संबंध तो सबके साथ ही है। ये निश्चित है कि कुछ लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, हमारा दायित्व और कर्तव्य जो है कुछ लोगों के लिए ज्यादा है। जहाँ पे वो दायित्व कर्तव्य अधिक है उसको हम वहाँ उस लेवल पे पूरा करेंगे, लेकिन बाकी सबके लिए भी अवसर है, तो उसको ध्यान में रखने की बात है। और जो संस्कार की बात होती है कि गलत संस्कार होते हैं, तो उनको जब वो जो अपन समझ के साथ उन्हें जब वो देखते हैं सही को, तो उसमें टाइम तो लगता ही होगा ना। मतलब जो आपने कल बोला, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। लगेगा ना, जो जिसका जैसा संस्कार है शुरू तो वहीं से करेगा। तो वो अगर चेतना के जिस स्तर पर व्यक्ति है उसका उतना जल्दी ध्यान जाता है। अगर बहुत ऊपर आके खड़ा है तो मैंने देखा कि कई लोग जो हैं 1-2 शिविर किए और उनकी यात्रा इतनी बड़ी है कि 10 साल 20 साल से जो लोग लगे हुए हैं उनसे ज्यादा है यात्रा। ऐसा भी लोग मिल जाते हैं अपने को, क्योंकि उनके संस्कार की अपनी स्थिति है। और कई बार इस तरह का वो भी है, मतलब मैंने देखा कि कई बार लोगों का भाव खराब, मन खराब होता है। मतलब हम जब आप किसी उसमें रहते हैं तो कोई एक व्यक्ति आया 2 साल 1.5 साल 2 साल में शिविर लेने लगा, और कोई व्यक्ति 2-3 साल से ये कह रहा है बहुत दिन से 2-3 साल से कह रहा है कि मुझे शिविर लेना है, और उसको आप अवसर नहीं दे रहे हैं, तो वो थोड़ा नाराज होता है कि भैया अब जब से मैं कह रहा हूँ शिविर लेने के, तब तक तो ये आया भी नहीं था। आदमी आया और ये इसको आपने अवसर दे दिया, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे करना है तो आप नहीं दे रहे हैं। तो ये तो आएगा ही भाई। संस्कार के जिस स्थिति पे आदमी खड़ा है, वो कहिए एक लाइन किसी के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है। वो उस दिन जो मुद्दा उठा था कि महात्मा बुद्ध के लिए, अब एक बात महत्वपूर्ण हो गई, निकल गए वो ज्ञान समाधान के लिए। अब ऐसा हम रोज देख रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं। जैसा बुद्ध को दिख गया और चले गए वो ज्ञान के लिए, हम तो रोज ही देख रहे हैं ना, हम तो नहीं जा रहे हैं। तो हमारे संस्कार का वो स्थिति नहीं है। जो उस जिस लेवल पे खड़ा होता है वहां से पिक कर लेता है, वो मूव कर जाता है तुरंत। कोई नहीं होता है तो उसमें उम्र वाला भी कई बार फंसता है। छोटी उम्र का कोई व्यक्ति है जो बहुत तेजी से यात्रा कर लेता है, बड़ी उम्र वाला नहीं कर पाता है, फिर उसका भी ईगो बीच में आता है कि अरे ये तो लड़का मतलब मेरे सामने पैदा हुआ, बताओ ये जो है। अब ये ईगो तो आएगा आदमी का, लेकिन क्या है, वो शरीर का उम्र है ना, उसका क्या करेंगे भाई। वो संस्कार की जो स्थिति है वो तो सबकी अपनी है। वो जिस जगह पे व्यक्ति खड़ा वहां से वो शुरू करता है, वो वहां से शुरू करेगा तो फिर वो तेजी से आगे बढ़ता है। जो नीचे है उसको समय लगता है वहां तक जाने में। और उसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, थोड़ी तार्किक बात है, पकड़ेंगे तो ठीक है। जब चेतना के नीचे स्तर पे है ना, तो उसमें गति करना वो स्लो गति होगी, क्योंकि चेतना का स्तर नीचे है। तो वो प्रयास भी करेगा तो उसी स्तर से करेगा ना।
उसको मतलब तर्क को अगर मैं शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाऊँ सुविधा वाले जगह पे, तो ज़्यादा आपको ध्यान जाएगा कि जैसे कोई व्यक्ति एकदम बहुत लोअर क्लास में है, उसके पास कुछ भी नहीं है और वहाँ से शुरू कर रहा है ना, तो वो 10 साल में जितना पैसा बना पाएगा, कमा पाएगा, और अगर किसी के पास पर्याप्त है और वो 1 साल में जितना बना देगा, उन दोनों में अंतर समझ में आता है। तो जो चेतना के ऊपर स्तर पे वो थोड़ा भी प्रयास करेगा तो वो ज़्यादा मूव करेगा, और जो नीचे है वो बहुत ज़्यादा भी प्रयास करेगा तो भी उतना मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्तर ही उतना है। समझने की वो क्षमता, अपने में देख पाने की वो क्षमता को उतना ही डेवलप कर पाया है कि वो बहुत स्लो प्रोसेस है। हाँ, लेकिन ये है कि उसका वो गति धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, मतलब वो लीनियर जैसा नहीं है, कैसा जाएगा, एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी कि जितना 1 साल में किया, अगले 1 साल में उसे ज़्यादा करेगा, उससे अगले साल में उसे और ज़्यादा करेगा, उससे 1 साल में और ज़्यादा करेगा, वो जरूर बढ़ती है। तो वो गति एक्सपोनेंशियल जाती है। लेकिन अब जो ये 10 साल में जहाँ पहुँचेगा, अगर वहाँ कोई खड़ा है तो वो 1 साल में बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो ये संस्कार की अपनी जिसकी जैसी स्थिति है वहाँ से वो शुरू करता है और वैसा उसका यात्रा आगे बढ़ती है। जी भैया, और अभी आपने अहंकार की बात बोली, तो अभी मेरी कल्पनाशीलता में वो अहंकार का कुछ आया था। तो मुझे ये जानना है कि अहंकार इन 9 भाव की कुछ कमी से ही आता है? भाई ये सम्मान का जो बात कर रहे थे, तो वहाँ पे ही बात की है कि अगर सही सही आकलन नहीं करेंगे, अधिमूल्यन करेंगे तो अहंकार हो जाएगा। तो अपना अगर अधिमूल्यन हो गया तो अहंकार हो गया, वही ईगो है, और जनरली हम करते रहते हैं। सही सही आकलन हो जाएगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, नहीं तो अहंकार बढ़ेगा। तो स्वाभिमान कहते हैं, लेकिन स्व का पता नहीं रहता तो अभिमान बढ़ता रहता है। जी, ठीक है। तो व्यवस्था के 5 आयाम की बात हम लोग कर रहे हैं। कल जो समाज में व्यवस्था की बात शुरू किया था, समाज में व्यवस्था को देखने जाते हैं तो मानव के 4 लक्ष्य, और उस 4 लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानवीय व्यवस्था के 5 आयाम। तो इस 5 आयाम को एक एक करके समझने का क्रम हम लोगों ने कल शुरू किया था, और उसमें शिक्षा संस्कार को समझने का प्रयास किया था, इस पे बात हुई थी। तो ये बात हुई थी कि शिक्षा का क्या मतलब है। तो शिक्षा का मतलब सही समझना, और संस्कार का मतलब सही जीना। सही समझने के आधार पर सही जीना, यही शिक्षा और संस्कार। क्या समझना है? तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझना है। जीना कहाँ है? तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था में जीना है। तो सही को समझने के आधार पे सही जीना होता है। सही जीने जब जाते हैं तो शुरुआत कहाँ से होगी? जैसे हमने सही को समझा, तो जीने की जब बात आएगी, सही समझने के आधार पे सही जीने की पहले अपने में क्या होगी? निष्ठा होगी, कमिटमेंट होगा कि मुझे तो सही जीना है। बाकी कोई जी रहा है चाहे नहीं जी रहा, वो मुद्दा नहीं रहा। मेरे में निष्ठा होगी कि सही जीना है। लेकिन वो केवल निष्ठा से काम नहीं चलेगा, निष्ठा के साथ साथ तैयारी, कि भाई सही जीना है तो उसकी तैयारी तो हो, तो उसकी तैयारी करेंगे। तो सही जीने की निष्ठा, फिर उसकी तैयारी, और केवल तैयारी करते रहें वो भी नहीं चलेगा, अब उसका अभ्यास भी करना होगा। तो सही जीने का अभ्यास। तो ये सही जीने की निष्ठा, तैयारी और अभ्यास। अब उस अभ्यास को जब करने जाएंगे तो उस अभ्यास को करने में कुछ हुनर और तकनीकी को विकसित करना होगा, उसको भी करेंगे। कुछ तो हुनर होगा ना, कि समृद्धि को अपने घर प्रमाणित करना है तो उसके लिए कोई हुनर की जरूरत तो पड़ेगी, तो उस हुनर को सीखेंगे, तकनीकी को विकसित करना होगा, उसको करेंगे। ये जीने की बात है, यही इसी को कहा संस्कार। और सही समझना यही शिक्षा है। तो सही समझने के आधार पे सही जीना, यही शिक्षा और संस्कार है। और दोनों साथ साथ ही है, बिना समझे जीना होगा नहीं।
और जीना है तो समझना तो होगा ही, और समझ लेंगे तो जिएंगे, नहीं समझेंगे तो जी नहीं पाएंगे। भैया सही हुनर और तकनीकी जो है ये संस्कार का पार्ट बनेगा क्या? वही, वो संस्कार में ही संचय होगा। वो जो हम हुनर को अपने में डेवलप करते हैं तो वो मेरे संस्कार का ही पार्ट। तो कोई स्किल जो हम सीखते हैं ना, वो अपने में ही जाके कहीं बैठता है स्किल। कोई अगर सिलाई सीख रहा है तो वो भी इसका पार्ट होगा? वही, वो सिलाई में भी जो मतलब उसको थोड़ा अलग अलग करके देखना पड़ेगा कि वो जो सिलाई सीखा, वो सिलना जो कार्यक्रम है वो है तो हुनर, लेकिन वो बेसिकली जुड़ेगा जाके समृद्धि से, वो जाके समृद्धि से जुड़ेगा। तो वो हुनर हमको मतलब जीना है ना, वो जीने को प्रमाणित करना है, अपने सही जीने को प्रमाणित करना है। तो सही जीने के लिए कुछ सही हुनर हमको होना पड़ेगा। तो ऐसा हुनर जो मतलब प्रकृति का शोषण ना करे, व्यक्तियों का शोषण नहीं करे, आवर्तनशील हो या व्यवस्था के अर्थ में हो, जो स्वधन की बात करते हैं, तो वो सब अपने संस्कार की बात है। मतलब वो संस्कार में उस तरह का एक जो बनेगा, उसके आधार पे हुनर को हम तय करेंगे, इसलिए वो संस्कार से उसको जोड़ रहे हैं। तो वो मतलब जो व्यवस्था के अर्थ में और सही के अर्थ में है, सही के अर्थ में, इसलिए उसको संस्कार में जोड़ रहे हैं। तो ये सही समझना और सही जीना। तो इस पे हम लोगों ने कल बात किया था, और ये शिक्षा संस्कार के प्रोसेस पे ही हम लोगों ने पूरी बात किया था कल, कि समझने सीखने का जो क्रम है ये अनुसरण अनुकरण से होते हुए आज्ञा पालन और अनुशासन तक जाता है। ये बच्चा ये 3 स्टेज पे लगभग 10-11 साल तक की आयु में देखेंगे तो ये अनुसरण अनुकरण और आज्ञा पालन अनुशासन की स्टेज से गुजरता है। और इस स्टेज से गुजरते हुए वो अपने घर के लोगों पे बहुत विश्वास के साथ जीता है, उनको सही मान के जीता है। और अगर उसको वो सही दिखता है और उस पर उसको विश्वास बनता है कि ये सही है, तो वो सही की दिशा में चला जाता है। और अगर उसको लगता है कि ये जो मैं देख रहा हूँ, जिसके आधार पर मैं जी रहा हूँ, या जो मुझे कहा जा रहा है वो सही नहीं है, तो उसकी दिशा भटक जाती है कई बार, और वो गलत दिशा में चला जाता है, और फिर वो मनमानी शुरू कर देता है। और वो मनमानी करता है तो हम शासन करने लगते हैं, और वो शासन मनमानी होते हुए फिर वो द्रोह से भरता है। फिर धीरे धीरे वो द्रोह विद्रोह में बदल जाता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे हमारा शासन बढ़ता है। और द्रोह विद्रोह से होते हुए जो है वो संघर्ष की स्थिति में आ जाता है परिवार, और परिवार में संघर्ष होता है। सामान्यतः आप किसी परिवार में जाएंगे तो संघर्ष की स्थिति दिखेगी। आज की ज़्यादातर परिवार में, सब में कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर परिवारों में एक संघर्ष चलता रहता है। वो वर्चस्व की लड़ाई हो, या धन की लड़ाई हो, या सम्मान की लड़ाई हो, किसी न किसी रूप में कुछ लड़ाई चल रही है, आपस में संघर्ष है, एक दूसरे से बहुत सहमति नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं होती है। आजकल विकसित जो डेवलप फैमिली जिसको हम आजकल अपनी मतलब सामान्य भाषा में कहते हैं, उस परिवार का मतलब ये है कि बच्चा तभी घर आता है जब पिताजी सो जाते हैं, और पिताजी जब चले जाते हैं उसके बाद ही वो जगता है। तो बच्चे और पिता में बात ही नहीं होती है, संवाद ही नहीं है। वो बात ऐसे ही होती है कि मम्मी से वो कहता है कि पापा से कह देना कि मुझे ये चाहिए, पापा भी वही कहते हैं अपने लाडले को बता देना कि मैं ऐसा बोल रहा था। इस तरह की स्थिति, ये संघर्ष की स्थिति परिवारों में देखने को मिलती है। सास बहू की लड़ाई, बाप बेटे की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, धन की लड़ाई, कई तरह से वो संघर्ष की स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं आज के दिन धीरे धीरे। तो वो संघर्ष की स्थिति चलते चलते फिर धीरे धीरे 2 गुट बन जाते हैं, और धीरे धीरे युद्ध की स्थिति बन जाती है। और ये पूरा क्रम ऐसा पिछले 30 सालों में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारा समाज 30 साल में यहाँ पे पहुँचा है। और इस क्रम में चलते हुए अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये जो यहाँ पे समाज पहुँच गया, उसकी जो अगली पीढ़ी है वो तो अभी यहाँ से शुरू कर रही है। आज के 30 साल पहले जब आप देखने जाते हैं, अपने घर का ही देखेंगे ना, तो इतनी भाग दौड़ नहीं थी, इतनी तबाही जैसा स्थिति नहीं था, या इतना नौकरी की चिंता नहीं थी, पद की धन की चिंता नहीं थी, बहुत खींचातानी नहीं थी परिवारों में। फिर भी एक सहज स्थिति होती थी, कम लोग नौकरी करते थे तो भी परिवार चलता था। कुछ तो अच्छा ही थी, मतलब सब कुछ अच्छा था ऐसा नहीं कहता मैं,
मतलब मैं अपने बचपने का देखता हूँ 25-30 साल पहले का, तो गांव का कोई भी व्यक्ति, गांव का कोई भी बच्चा गलती करे उसको 2 थप्पड़ लगा सकता था। मैं उस थप्पड़ लगाने को बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि उस कारण से हम गलती नहीं करते थे। एक लेवल का नियंत्रण था, क्योंकि वो संबंध था, वो जुड़ाव था, पूरा गांव एक परिवार जैसा होता था। वो हम ऐसा नहीं होता था कि अनियंत्रित होकर घूम लें। तो अगर किसी दिन बाइक हमने तेज चला दी है तो ये हमको पता है कि शाम को डांट पड़ेगी पिताजी से, क्योंकि किसी ने तो देख ही लिया होगा और बता ही दिया होगा पिताजी को, और पिताजी शाम को आएंगे तो पूछेंगे, डांटे नहीं डांटे पूछेंगे तो जरूर। तो उस कारण से वो नियंत्रण था एक, वो बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन कम से कम नियंत्रण तो था। अब आज के दिन स्थिति ये हो गई है कि अगर बाप जो है बेटे से कह दे कि समय से उठ जाओ, तो यही कहता है कि इनको कोई काम दाम नहीं है, जब देखो तब हमको डिस्टर्ब करते रहते। अब वहाँ से यहाँ पहुँच गए, अब किसको ठीक माने उसको देखने की बात है। 25-30 साल पहले जो स्थितियाँ थी, मैं अपने यहाँ का बता सकता हूँ, आप सब लोग अपने यहाँ का देख सकते हैं। तो वो स्थिति 30 साल में अगर यहाँ पे पहुँच गई है तो अगले 30 साल में कहाँ जाएगी, मैं उसकी कल्पना करता हूँ तो बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि क्या होने वाला है इस समाज का, व्यवस्था का, पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए उस पर बहुत ध्यान जाता है और लगता है कि अगर हम समय रहते ठीक नहीं किए तो अगली पीढ़ी तो गर्त में ही जा रही है, और वो हमको दोषी भी मानेगी। मतलब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हम ही दोषी हैं। कहते हैं ना कि हम ये पीढ़ी वाले ऐसे ही हैं जो उस पूरे ट्रांजिशन को देखे हैं, वहाँ से यहाँ तक के शिफ्ट को। अगली पीढ़ी को तो पता नहीं कि हमारे पहले क्या था। हम ही लोग हैं जो दोनों तरह की चीज़ों को देखे हैं कि परिवार कैसे एकजुट होकर रहते थे। परिवार में एक भी व्यक्ति सुविधा जुटाता था तो परिवार चलता था। बहुत अच्छे से नहीं चलता होगा, लेकिन आज के दिन जिस तरह का पैसा होने पे द्वेष है एक दूसरे के लिए, उस समय इतना द्वेष नहीं दिखता था मुझे। पैसा कम था, कुछ ना कुछ खिंचाव तब भी था, लेकिन जिस तरह का द्वेष आज मैं देखता हूँ उस तरह का मैं तब नहीं देखता था। मतलब मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि मैं अपने बचपन का मुझे ध्यान है कि मेरे पड़ोस में एक परिवार है, उनका पिताजी से कुछ विवाद हुआ। पिताजी मेरे ऐसे थे कि उनका संस्कार ऐसा रहा कि वो 58 ईयर तक शरीर को उन्होंने चलाया, और वो कहते थे कि कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने उससे झगड़ा किया है। किसी ने मेरे से झगड़ा करने का प्रयास किया होगा, ऐसे अवसर थे, लेकिन उन्होंने किसी से झगड़ा किया है ऐसा कोई अवसर नहीं बना कभी। तो वो मुझे ध्यान है कि वो जमीन को लेके कुछ विवाद होता ही है अगल बगल के लोगों से गांव में। तो कुछ विवाद था, तो पिताजी बाउंड्री जब उसको करा रहे थे तो उन्होंने बहुत कुछ किया, जो भी कुछ हुआ खूब खींचातानी। पिताजी अपना शांत होकर करते रहे, उन लोग की तरफ से जो करना था उन लोगों ने किया। बहुत तनाव जैसा मुझे लग रहा है कि हो गया है, और हुआ ये, मैं उसको बहुत मतलब ऐसे देखता हूँ। अगले दिन जो है दूध लाना था, दूध नहीं था, छोटा भाई या छोटी बहन रही होगी उस समय मेरी, तो उसके लिए दूध लाना था। तो दूध लाना है तो पिताजी ने कहा कि वो बड़े पापा के यहाँ से ले आओ, और मेरे पिताजी अकेले हैं और दूसरे दादाजी के 5 भाई लोग हैं, वो सब बड़े हैं मतलब पिताजी से, तो सब बड़े पिताजी ही लगते हैं। तो उन्होंने जिसको बताया, मतलब एक भैया खड़े थे उनके घर में भेजा कि इनके घर से जाके ले आओ। तो मैं बड़े पिताजी के नाम पे केवल उन्हीं को जानता था जिनसे झगड़ा हुआ था। तो मैं लोटा लिया और चला गया उनके घर, और दूध मांगा और दूध लेके आ गया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़े देर के बाद वो भैया जिनके यहाँ से दूध लाना था बेसिकली, वो दूध लेके आया और वो कहे कि वो आया नहीं दूध लेने। तो पिताजी ने मुझसे पूछे तुम कहाँ से, तो कहे कि दूध तो लेके आया। तो फिर मेरे को बुला के पूछे तुम कहाँ से लाए दूध, तो हमने कहा कि वहीं से ले आए बड़े पिताजी के घर से। तो मैं देखता हूँ कितना तनाव और बहुत कुछ हुआ था उस दिन। अगले दिन लेकिन मैं दूध लेने गया तो उन्होंने दिया दूध। उन्होंने ये नहीं मना किया कि तुम जाओ वहां से, दूध नहीं देंगे तुमको। उन्होंने दूध दिया और मैं दूध लेके आया, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो ये भी एक स्थिति मैं देखा हूँ, और आज देखता हूँ तो भाई भाई में इस तरह का तनाव हो जाता है कि बात नहीं होती, बात ही नहीं होती। मतलब देखते हैं एक दूसरे को तो रास्ता बदल देते हैं हाँ, और बच्चे तक वो जाता है। मतलब वो बच्चों को भी मना करते हैं कि उनसे बात नहीं करना, उनके घर नहीं जाना, उनसे मिलना जुलना नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो स्थिति 30 साल में वहाँ से यहाँ तक पहुँची है, तो अगले 30 साल में कहाँ जाएगी उसकी कल्पना हम सब लोगों को करने में डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा।
लेकिन हमको लगता है कि हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो ये जो गलत डायरेक्शन चल रहा है, इस गलत डायरेक्शन में कहीं पे भी खड़ा व्यक्ति सही को अगर समझ लेता है, वो तुरंत सही की तरफ चला जाएगा। ये नहीं है कि इस गलत दिशा में यहाँ तक आ गया है तो वो यात्रा को अपनी पूरी करेगा, नहीं। जिस दिन भी उसको सही का प्रस्ताव मिल जाएगा, सही को समझ लेगा, वो सही के दिशा में चल देगा। और अगर सही की दिशा में चल देगा तो फिर वो अनुशासन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही स्व अनुशासन में जीने लगेगा। और ऐसा जी के उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा जीने का। तो जो जानना है वो जानना हो जाएगा, जो मानने से शुरू किया था उसका जानना हो जाएगा, और अगली पीढ़ी के लिए संबंध पूर्वक मानवीय शिक्षा संस्कार को उपलब्ध करा पाएगा, और उससे अगली पीढ़ी जो है और अच्छी होती जाएगी, और अच्छी होती जाएगी। तो ये क्रम चल सकता है। मानवीय शिक्षा संस्कार होगा तो ये क्रम चलेगा, अगर मानवीय शिक्षा संस्कार नहीं होगा तो ये क्रम चलेगा। हम सब लोगों को तय करना है कि कौन से क्रम में हमको जाना है। जी भैया, एक तो ये जो अनुसरण और अनुकरण, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस, अगर किसी एग्जाम्पल से आप बताएं इसको। अनुकरण में बच्चा सीधा सीधा जो है जैसा देखता है उसको वैसा मानता है। अनुसरण में तो जो भाषा सीख रहा है ना वो अनुसरण है। भाषा सीखता है, टोन सीखता है, स्टाइल सीखता है, वो आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको सारा। वो सीधा सीधा सही मान के उसको कॉपी कर रहा है। अनुकरण में वो कॉपी नहीं करता, अब अपना इनपुट भी उसमें लगाता है। तो आप जैसा करते हैं ना, बच्चा देखेंगे तो वैसा ही करने का प्रयास करेगा। एग्जैक्टली वैसा तो कर नहीं पाएगा। अगर कॉपी करता तो एग्जैक्टली वैसा करता है, लेकिन वैसा नहीं करता है, कुछ उसमें अपना दिमाग लगाता है। तो आप कलम पेन लिए हैं, उसे कुछ लिख रहे हैं, तो अगर वो उस पेन को पाएगा तो फिर वो सही कुछ करने का प्रयास करेगा। आप किसी चीज को खोल के रख रहे हैं, वो ऐसे उदाहरण आप सबके घरों में ही होते होंगे। वो प्रज्ञा छोटी थी तो कुछ बात, कोई चीज, कपड़ा, रुमाल थी, कोई एक मेरा वो भाई आया हुआ था, गांव का है, तो वो रुमाल गिर गई तो, या कुछ गिर गया तो उसको धोने चला गया कि धो के साफ कर दिया। तो बच्चे को ये समझ में आया कि कोई चीज गंदी होती है तो उसको धो देते हैं तो साफ हो जाता है। तो उसी दिन दोपहर में रिमोट टीवी का खोजने लगे, कहाँ है रिमोट, तो वो मिला नहीं। मतलब बहुत देर के बाद किचन के एक डब्बा जिसमें पानी था उसमें मिला। तो ये समझ में आया कि ये धो दिया उसको, मतलब तो बच्चे को लगा गंदा हो गया, इसको धो देते हैं, तो धो दिया। अब ये क्या, बच्चा है ना, कुछ अपना दिमाग लगा रहा है उसमें कि भाई इसको भी धोते हैं, धो दिया उसको ले जाकर। तो इस तरह की घटनाएं आपके घर में भी होती होंगी। बच्चा एक तरह का कुछ देखता है, उसके आधार पर वो करता है। अब आप डांटते, चीखते, चिल्लाते हैं, मतलब आप इस बात को नहीं पकड़ते हैं कि किया क्यों ये। उसको ट्रेस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बच्चे ने गलती क्यों की। कोई भी बच्चा गलती नहीं करना चाहता है, और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता है। वो सही बोलता है, लेकिन वो डांट और मार खाना भी नहीं चाहता। हमारे एक डांट मार के वजह से वो झूठ बोलने लगता है, ये हमको ध्यान ही नहीं है। हमारे डांटने मारने से वो झूठ बोलना सीखता है, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। वो सही वक्ता है, सत्य का वक्ता है, वो सही बोलना चाहता है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, और वो गलती करना तो बिल्कुल नहीं चाहता है। लेकिन जैसा वो देखता है वैसा कुछ करने के प्रयास में कुछ गलतियां उससे हो जाती हैं। हम उसको ट्रेस बैक करके नहीं देखते कि कहाँ से ये गलती इसने सीखी है, तो हमको लगता है कि ये गलत कर रहा है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ध्यान देंगे तो ठीक हो पाएगा। दूसरा भैया, आज्ञा पालन और अनुशासन सिनोनिम से या नहीं, अलग अलग है। आज्ञा पालन में क्या है कि हम छोटी छोटी आज्ञा देते हैं उसको कि भैया तुम चम्मच ले आओ, तुम कल पेन ले आओ, गिलास ले आओ, प्लेट ले आओ, इस तरह का आज्ञा है ये। अनुशासन में आज्ञाओं का एक मतलब समूह है कि भाई उसके लिए नियम बना दिया कि एक रोज ऐसा आपको करना है कि सुबह इतने बजे जगना है, सोना है, इतने बजे सोना है, 1 घंटे पढ़ाई करना है, टीवी देखना है, जो भी एक नियम का सेट बना के उसको हमने दे दिया कि इसको पालन करो। उसमें बार बार आज्ञा नहीं देनी पड़ेगी। वो एक बार सेट बन गया उसका, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जीना वो हो निश्चित जाएगा। एक नियम बन गया अनुशासन के रूप में। भैया फिर इसमें जो ये बोल रहे हैं कि अनुशासन बन जाए, तो ये तो एक परंपरा बनाने वाली बात होगी, वो परंपरा को मान, पर जानने वाली अगर उसकी जो चिंतन मनन क्रिया हमने एक्टिवेट करनी है, भाई ये चीज़ें हमने बनाई क्यों है, तो उसकी समझ बने कि हाँ भाई ये इस पर्पस से बनी, पर्पस पता रहेगा तो वो बनी रहेंगी, नहीं तो एक समय के बाद मान्यता वाला
नहीं नहीं, देखिए वो अनुशासन जो है ना, अभी जब अनुशासन, स्वयं अनुशासन में बदले। हाँ, तो वो जब तक अनुशासन है तब तक तो वो मान के ही करेगा उसको, लेकिन उस करने में वो जांचेगा भी, उसके प्रश्न बनेंगे, तो जब उसके प्रश्न बनेंगे तो उसको हम रिस्पॉन्स करेंगे तो धीरे धीरे उसको समझ पाएगा और फिर धीरे धीरे वो स्वानुशासन में हाँ, जाएगा। अब जैसे हम आजकल जवाब क्या दे देते हैं कि भाई ये क्यों करना है, कर भाई ऐसे ही करना ही है, कि ये करते ही ऐसे हैं, तो हमारा जवाब इस तरीके से होता है। उसके पीछे का जो आशय है या वो हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो देखिए बच्चे का प्रश्न ना बहुत जेन्युइन है, हमको लगता है क्या फालतू का प्रश्न पूछ रहे हो, कि हमको वो फालतू का लग सकता है, उस बच्चे के लिए बहुत जेन्युइन प्रश्न है वो, उसको बहुत जिम्मेदारी से हमको जवाब देना पड़ेगा। और कितने तरह के प्रश्न आते हैं, एक उदाहरण मैं आपको कहता हूँ फिर उससे ध्यान जाएगा। एक बार गांव में हम लोग गए, तो पहले गांव कम जाते थे, तो गांव गए तो वहाँ पे भैंस ने बच्चा दिया था, तो एक छोटा सा भैंस का बच्चा था। तो प्रज्ञा ने देखा, तो उसके पहले जब गई थी तो छोटा बच्चा तो नहीं था, तो अब की गई तो देखा कि छोटा बच्चा है भैंस का। तो उसने कहा कि पापा ये बच्चा कहाँ से आ गया, ये बेबी कहाँ से आ गया। तो मैं सोचूं कि क्या जवाब दूं इसको, मतलब मना नहीं करता मैं कि भाई क्या फालतू के प्रश्न है ये, तो मैं सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं, तब तक उसने कहा कि पापा ये अपने मम्मा के पेट से आया होगा ना। तो हमने कहा कि हाँ बेटा ये तो अपने मम्मा के पेट से ही आया है। तो मुझे लगा कि चलो मतलब मामला निकल गया, लेकिन अभी निकला नहीं है। उसने कहा कि पापा ये तो ठीक है कि ये मम्मा के अपने पेट से है, तो इसके पापा कहाँ हैं। अब ये आपको लग सकता है कि क्या भाई प्रश्न है फालतू का, लेकिन मुझे नहीं, वो प्रश्न फालतू का नहीं लगता है भाई, उस बच्चे की जिज्ञासा है भाई, उसको पता है कि मम्मी है पापा भी है, बिना मम्मी पापा के हम नहीं है, तो उसका जेन्युइन प्रश्न है वो। तो मैंने सोचा क्या जवाब दूं, तो मैंने कहा कि ऐसा है बेटा कि इनके जो पापा है ना इनके साथ नहीं रहते। उसको ये तो पता है कि सबके मम्मी पापा साथ में नहीं रहते, ये बात उनको पहले से इनपुट थी, तो उसी को बेस बना के मैंने कहा कि इनके पापा ना इनके साथ नहीं रहते। तो उन्होंने कहा कि तो वो क्या बाहर कहीं नौकरी करते हैं क्या। तो हमने कहा कि अब क्या करते हैं बेटा मैं तो नहीं पता, मैं तो आप ही के साथ रहता हूँ, तो वो क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके साथ नहीं रहते ये मुझे पता है। तो वहाँ पे वो उनका मामला शांत हो गया, तो हो गया तो हो गया, अगला कोई प्रश्न बन जाता तो क्या देते। लेकिन हमको या तो जिम्मेदारी से उनके प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, या फिर ये स्वीकारना पड़ेगा कि हमको नहीं पता है, हमको अवसर बनेगा समझ पाएंगे तो आपको बताएंगे। कुछ तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, कुछ भी बता के छोड़ नहीं सकते या डांट नहीं सकते कि भाई क्या फालतू का प्रश्न है। बच्चे का प्रश्न बहुत जेन्युइन प्रश्न होता है, उसको जो जीने से जुड़ता है वही प्रश्न पूछता है, उसको लगता है कि भाई ये क्यों हो गया, तो उसका वो प्रश्न बन गया। वो गणेश जी कहते हैं एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि प्रश्न गलत नहीं हो सकता है, उत्तर गलत हो सकता है। तो प्रश्न का तो मतलब ही यही है कि सामने वाले को नहीं समझ में आया तो पूछ दिया है, आपको प्रश्न गलत लगता है तो प्रश्न को पहले सही करिए, प्रश्न को सही करिए फिर उसको रिस्पॉन्स करिए, लेकिन प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। प्रश्न का तो मतलब ही है कि उसको जो नहीं समझ में आया उसको व्यक्ति ने पूछ लिया है। तो मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी उसमें होता क्या है ना कि एक बार बच्चा पूछता है हम कुछ बता देते हैं, 2 बार पूछता है हम कुछ बता देते हैं, 3 बार पूछता है, फिर चौथी बार हम कहते हैं तुमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझ में आ जाता है। क्या समझ में आ जाता है कि इनकी लिमिट क्रॉस हो गई, अब ये अमानवीयता पे उतर सकते हैं, तो चुप हो जाता है। और ऐसा करके हम बच्चे के विकास में बाधक बन रहे हैं, उसके जागृति में हम बाधक बन रहे हैं। तो हमको ध्यान देने की जरूरत है, जो भी प्रश्न है उसका उत्तर हम दे सकते हैं तो दें, नहीं दे सकते हैं तो इस बात को स्वीकारें कि हम नहीं दे सकते। और एक बात और मैं कहूं, आपको ये क्यों लगता है कि आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? भाई ये क्यों लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर आप दे ही सकते हैं? भाई इसमें मानने में क्या दिक्कत है कि उत्तर नहीं दे सकते? मान ले कि भाई नहीं उत्तर मेरे पास नहीं पता है, जब पता होगा तो बताएंगे। तो भैया फिर उसके बाद जो सेल्फ वेरिफिकेशन है, तो विनोद भैया भी जो कह रहे हैं, वहाँ पर 2 सिचुएशन बनती है। अगर उसको राइट पाता है तो सेल्फ डिसिप्लिन में कन्वर्ट होता है, और गलत पाता है तो फिर वो मनमानी की तरफ जाता है। तो यहाँ पे 2 एरो बने हुए हैं सेल्फ वेरिफिकेशन से राइट साइड में। तो एक तो जो गलत के रॉन्ग के बीच में से निकल रहा है, नहीं, ये जो अनुशासन से हम शासन में शिफ्ट हो जाते हैं,
जी। हम उसके लिए जो अनुशासन बताते रहते हैं ना, उसके जगह पे अनुशासन को पालन करता रहता है तो वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ से स्वनुशासन में चला जाएगा तो बढ़िया है। लेकिन जब वो अनुशासन का पालन ना करके मनमानी शुरू करता है ना, तो हम यहाँ से अनुशासन से शासन में शिफ्ट हो जाते हैं। यही बात मैं बोलने वाला था भाई कि अनुशासन एक समय के बाद शासन में हाँ, कन्वर्ट हो तो वो जाएगा। शासन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी मनमानी शुरू हो जाएगी। तो ये इसका शासन बढ़ते जाता है, हमारा शासन और उसकी मनमानी। अब ये ऐसे चलते रहता है, जितना उसकी मनमानी बढ़ेगी उतना हम शासन करना बढ़ाते हैं अपना। तो ये देखेंगे तो ऊपर नीचे ये क्रम चलता है और फिर इससे वो मनमानी धीरे धीरे उसका द्रोह में बदल जाता है। तो ये शासन बाहर से है, हाँ। और वो एरो वापस जा रहा तो वो जांचता है कि ये शासन हो रहा है, वही तो, ये जो यहाँ पे हम जो शासन कर रहे हैं ना, तो उसको भी तो वो जांचेगा ना। जांचेगा फिर वापस, और उसकी मनमानी फिर द्रोह आगे तो बढ़ेगा, उसके शासन को जैसे वो जांचेगा तो उसको लगेगा कि भाई ये ठीक नहीं है, तो उसकी मनमानी और बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो वो फिर द्रोह विद्रोह उसमें जाएगा। और भैया यहाँ पर हर जगह एज का भी दिया हुआ है, क्योंकि मैं इतना बारीकी से इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें किसी भी स्लाइड में कुछ भी बिना अनुसंधान के, शोध के नहीं लिखा हुआ है। वही एज के बारे हमने बताया कि ये एक एवरेज एज लिखा गया है, क्योंकि वो निश्चित एज नहीं है। कल भी मैंने इस बात को कहा था कि एवरेज एज है, वो वेरी कर सकता है, साल 2 साल आगे पीछे वो हो सकता है। तो वो 3 साल तक लगभग अनुसरण का है। कई बच्चे 2 साल के बाद ही आपको देखेंगे कि बहुत क्रिएटिव कुछ करने लगते हैं, कोई 1.5 साल में क्रिएटिविटी दिखाने लगते हैं। हाँ, बट एवरेज लिया है और वो उस डेटा के साथ में साइकोलॉजिकली उसको कनेक्ट करते हुए लिया है। ठीक, बढ़िया। भैया एक चीज़ और, जो 5 से 9 वाली एज है, ये आज्ञा पालन और अनुशासन वाली, इसमें मतलब मैंने कई बार कई प्रबोधकों से क्वेश्चन भी पूछा है कि अभी जैसे हम इस केस में हैं, हम बच्चों को साथ में ले आते हैं 5 to 9 वाली एज में, तो इस टाइम पे बच्चा बाहर के वातावरण से उस और अपना भी करता है कि ये मेरे साथ ऑर्डर चल रहा है और मनमानी भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब शिविर में या ऐसा देखता है कि मैं कहाँ से ऐसा तर्क ढूंढूं कि इनके तर्क को काट दूं। तो उनका तर्क एकदम से ऐसा कहीं मन में कि भी तर्क एकदम से विकसित हो जाए उनका, और वो हमारी भी डेवलप हो रही है और उनकी स्पीड ज़्यादा डेवलप हो जाए और वो काटने लग जाए हमारे तर्कों को और हम जवाब भी ना दे पाएँ, फिर वो गड़बड़ होने के चांसेस। नहीं, वो मुझे रिस्क नहीं लगता है। अगर उसका तर्क डेवलप हो रहा है तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर हम भाव की बात करेंगे। लगेगा कि तर्क ज़्यादा कर रहा है और सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो फिर भाव के लेवल पे बात करेंगे। वो भाव से जो है ना, तर्क फिर आके भाव के जगह पे वो तर्क फिर बचता नहीं है आदमी का। तो आप तार्किक लेवल पे जितना चलाएंगे ना संवाद को, जहाँ पे भी, परिवार में हो या जहाँ पे भी हो, जिसे ये शिविर ही चलाना है, अगर इसको आप तार्किक लेवल पे बहुत चलाएंगे, मतलब मेरा पर्सनल ये मानना है, मतलब वो बाकियों के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल मानना है कि अगर बहुत तार्किक लेवल पे चलाएंगे ना तो निकलेगा नहीं कुछ, बुद्धि विलास जैसा हो जाएगा। मुझे लगता है कि भाव के लेवल पे जब उस पर ठीक से बात होती है ना, तो वो आदमी भाव के लेवल पे जाके कनेक्ट करता है, वहां पे उसके साथ वो कनेक्शन मुझे लगता है कि दिखता है। मतलब मुझे पर्सनली ये बात लगती है कि भाव के जगह पे जब जाते हैं तो वो व्यक्ति कनेक्ट कर पाता है अपने को उससे। तो इसीलिए मैं तो वर्कशॉप को भाव प्रधान ढंग से चलाता हूँ, वो तर्क प्रधान ढंग से मैं नहीं सोचता हूँ कि उसकी ज़रूरत है। फिर भी जितनी ज़रूरत है उतना तर्क तो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो भाव प्रधान ढंग से चले तो व्यक्ति कनेक्ट होता है वस्तु के साथ, और एक बार कनेक्ट हो गया तो फिर तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर वो खोजेगा, करेगा, खुद ही करेगा। माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। जैसे मैंने अपने मतलब रिलेटिव्स में या अपने परिवार में जितना देखा है या और जितना मैं घुमा हूँ, तो उसमें ये रहा कि जहाँ तर्क फेल होने लग जाता है ना, फेल लग भी तर्क गिर रहा है, वहाँ फिर हम आस्था अड़ा देते हैं कि नहीं, हम वो भाव वाला पक्ष का ना वो गैप बना ही रहता है कि वो भाव वाले पक्ष का हमारा ध्यान ही नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ है कि इसको ला दें तो बच्चा ऑटोमेटिकली समझता है कि हाँ बात तो कुछ मेरे फ़ायदे के मेरे बारे में ही है, बट वो बात है कि वो तर्क कुतर्क चल रहा है, वो एक अलग एंगल। इसीलिए कह रहा हूँ कि वो तर्क से परिवार में भी अगर हम चलाने का प्रयास करेंगे नहीं चलेगा। आप ये सोचें कि तर्क से परिवार को चलाने, परिवार भी नहीं चलेगा, वहां पे भी चलेगा भाव प्रधान ढंग से ही, व्यक्ति भाव से ही जुड़ेगा।
नहीं तो आप तर्क करेंगे, दूसरे वाले के पास पर्याप्त तर्क है। उस दिन एक तर्क का उदाहरण मैंने बताया ना, ऐसे ही तर्क चलता है। वो एक और तर्क बता देता हूँ कैसे चलता है। वो एक व्यक्ति जो है बैठे थे और कुछ ज्ञान दे रहे थे दूसरे व्यक्ति को, और ब्रेड पे मक्खन लगा रहे थे। मक्खन लगाते हुए उन्होंने उसे कहा कि देखो ये दुनिया इतनी निराशावादी है कि अगर मेरे हाथ से ये ब्रेड गिरे तो उसी साइड गिरेगा जिधर मैंने मक्खन लगाया है। और ऐसा बात चल रही थी, और उसी बीच हुआ ये कि वो ब्रेड गिर गई उनके हाथ से। गिरी तो जरूर, लेकिन उस साइड से नहीं गिरी जिधर मक्खन लगा था। जिधर मक्खन नहीं लगा था उधर गिर गई। तो उन्होंने ब्रेड को उठाया, उसने पूछा कि लेकिन ये तो गिरी नहीं उधर को। उन्होंने कहा कि इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि मैंने मक्खन गलत साइड में लगाया है। ये ऐसे तर्क चलता है, इसमें निकलता कुछ नहीं है। ऐसे नहीं चलता है, भाव के साथ चलेगा। जीना तो भाव के साथ होगा जी। ये विद्रोह जो है, इसमें ब्रैकेट में बाई अदर लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा मेरे विद्रोह बाई अदर का मतलब वो दूसरे कर रहे हैं क्या विद्रोह? नहीं, क्या या लिखा? वो जो जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो कर रहा है विद्रोह? अच्छा, वो मतलब विद्रोह जब वो करता है ना, तो वो कहते हैं कि उसके संगत में जो है ये नहीं, पहले जब लिखा हुआ है तो नहीं लिखा हुआ है। जब यहाँ पे लिखे हैं ना तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ एज लिखा हुआ है। जब उसको कंक्लूड कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई जब उसको जनरली शिकायत यही रहती है कि ये जो विद्रोह जब वो शुरू करता है ना, तो हमको लगता है कि द्रोह जो है अपने में है। विद्रोह जब कर रहे हैं तो दूसरे से कर रहे हैं, तो ये बाहर अब जा रहा है। द्रोह जब चल रहा है तो अपने में चल रहा है। विद्रोह जब कर रहे हैं तब दूसरे के लिए कर रहे हैं। मतलब तब तक वो भीतर जो रिएक्शन से वो अंदर ही चल रही है, उसको वो द्रोह द्रोह बोल है। रहे हैं। और जब वो अब वो रिएक्शन बाहर आ गया बाहर आ गई तो विद्रोह हो गया। तो द्रोह और विद्रोह का ही अंतर है। तो अंदर जब तक चला वो अपने में पकाता रहा। हाँ, वो मतलब बाई आया ना भैया, इसलिए कंफ्यूजन हो गया उसमें। ठीक है, फॉर अदर, या ऐसा भी हो सकता है भैया कि इस एज में बाहर जो अपने फ्रेंड्स वगैरह है उनका भी इनपुट्स होता है उसमें। कहते तो यही है घर वाले ना कि जब से उसकी संगत में आ गया ना, हाँ, तो ये विद्रोह को ये नहीं मानता है कोई कि इसके अपने मेरा बच्चा विद्रोह कर रहा है। उसको लगता है कि उसके संपर्क में जब से आ गया है तो लगता है कि दूसरों से आया है वो। तो कल भी मैंने उनको कहा था कि हर पिता यही कह रहा है कि जब से फलाने के बच्चे के साथ ये घूमने लगा ना तब से बिगड़ रहा है। वो भी यही कह रहे हैं। तो ये लगता है कि ये बाहर से आ रहा है। दूसरे लोग इसको विद्रोह के लिए जो है वो कर रहे हैं, प्रयास भी करते हैं और कि ज्यादातर होता भी ऐसा ही है। मतलब परिवार में जीते हुए ना बच्चा पिताजी के प्रति विद्रोह करे ना, ऐसी संभावना बहुत कम रहती है जब तक कोई बाहरी प्रभाव ना उसके ऊपर आ जाए। बाहरी लोग जब उसको प्रभावित करने लगते हैं तो फिर वो विद्रोह करता है। द्रोह तो रहता है, अंदर अंदर भरता तो है, कुछ गड़बड़ होता है तो वो ठीक नहीं लगता, अंदर अंदर कुछ भरता रहता है। लेकिन विद्रोह तभी करता है जब उसको बाहरी कोई सपोर्ट मिल जाए। बिना बाहरी सपोर्ट के वो नहीं ऐसा कुछ करने जाएगा। तो मुझे लगता है इस आशय से उसको लिखा गया है। ये यहाँ जो भाव की बात चल रही है, और जैसे अपन आस्था विधि में भाव देखते हैं, ईश्वर के प्रति भाव, अपने गुरु के प्रति भाव, है ना, या प्रकृति के प्रति भाव, कई धाराओं में जैसे कृष्ण के प्रति भाव है, वो सेम ही वही भाव की बात चलती है या कुछ यहाँ? नहीं, उसकी बात नहीं है। बिना जाने अगर मान लिया तो उसको आस्था कह रहे हैं। हाँ, अगर वहाँ भी जान- भाव का प्रकट होता है, लोग रोते हाँ, भी हैं अपने गुरु के बिल्कुल, प्रति, बिल्कुल। अपने ईश्वर लेकिन के वो प्रति। जरूरी नहीं है कि जान के ऐसा हो रहा है, मान के होता है। हम जब भाव के लिए कह रहे हैं तो जान के, सही को समझ के, संबंध में कुछ भाव है ना, तो उसको समझ के, उसको जान के, बिना जाने नहीं, मान के नहीं। आस्था में कई बार वो मान के होता है। ये फर्क उससे क्या पड़ता है? तो कोई मान के करे, भाव का प्रकटन तो हो ही रहा है। बहुत फर्क पड़ता है। मानने वाले में दिक्कत ये है, नहीं, प्रकटन को देखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, प्रकटन में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मानने और जानने में अंतर यह है कि जब मान के आप करते हैं ना तो एक दूसरी तरह की मान्यता आती है तो आप हिल जाते हैं, वो आपको डाइवर्ट कर देगी। जान के जब आप कर रहे हैं तो आप हिलेंगे नहीं, आप निश्चित बने रहेंगे। ये अंतर है उसमें। इसलिए जान के करना ठीक है, मान के करना ठीक नहीं। वो बदलता भी है माइक, हाँ, हाँ, जानने बदलता वाला बदलेगा नहीं। हाँ,
तो जान के होगा तो वो निरंतर होगा, मान के होगा तो फिर वो निरंतर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है लेकिन हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सर जी नमस्ते। अभी आपने बताया अनुकरण और जो ये व्यवस्था चल रही है इसमें मतलब आज्ञा पालन और अनुशासन ये नीचे के तो सारे समझ में आ गए। अनुकरण में मतलब कि वो हमें देखकर मतलब सीख रहा है ना, और उससे पहले मतलब 3 से ये अनुकरण में जो आयु है उसकी 3 से 6 वर्ष निर्धारित करेगी, लेकिन उससे पहले जो अनुसरण है उसमें 0 से 3 साल का बता रखा, तो उसमें फिर वो हमें मतलब देखकर कैसे सीख रहा है? भाई जैसा देख रहा है वैसा ही कॉपी कर रहा है। इस जो भाषा सीख रहा है ना उसको अगर आप देखेंगे तो अनुसरण है। भाषा सीख रहा है उस टाइम। भाषा सीखने के लिए बच्चे के लिए हमने क्या किया? कुछ नहीं किया ना, हम बोलते रहते हैं, उसको देख के वो धीरे धीरे सीख जाता है, बोलने लगता है, तो वो अनुसरण है। हाँ, अब कपड़े पहनेगा या और जो चीज़ें अब इस एज में जब आ जाता है ना अपना दिमाग लगाने लगता है। वो कई बार आप देखेंगे इस तरह का दिमाग लगाता है बच्चा कि आपको हंसी आएगी, लेकिन वो लॉजिक अगर उसके लॉजिक को पकड़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये दिमाग ऐसा क्यों लगाया, तो वो कुछ देखेगा, उसके हिसाब से कुछ करने का प्रयास करेगा। वो आपको लगता है कि मतलब देख के अभी जो इस एज में देखेंगे ना तो खूब बच्चों को कुछ करते हुए देखेंगे तो खूब अच्छा लगता है। तो बेसिकली कुछ एक चीज को देखा, अच्छा वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वैसा जब बड़ा कर रहा है तो वो ऐसा ही कर पाएगा नहीं है, लेकिन अपना अब उसमें कुछ दिमाग लगाता है तो कुछ उसमें करता है। तो कई बार वो हाथ से जैसा लगता है उसको देख के कि ये क्यों ऐसा किया। तो अनुसरण में जो मतलब केवल भाषा ही सीख रहा है या फिर जो और हम भी बहुत कुछ हाव सीखता भाव है, बहुत कुछ सीखता है वो। देखिए ना आप इसको ऑब्जर्व करिए कि जब 2-3 साल तक का बच्चा क्या कुछ सीख जाता है, वो सब अनुसरण से सीख रहा है, सीधा सीधा उसको मतलब ऐसा सीख रहा है। उसका देखेंगे तो चलना फिरना ये सब भी बहुत मैच करता है घर वालों से, कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा, कैसे बात करेगा, उसका जो स्टाइल है, उसका जो टोन है, उसका जो पेस है बात करने का, जो फ्रिक्वेंसी है, वो सारा उस पर निर्भर करता है। कई जगह पे बहुत जल्दी 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 बोलने का अभ्यास है ना, उस घर का बच्चा भी जब शुरू करता है तो उसी तरह से शुरू करता है, वो बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा। भैया एक अनुकरण का उदाहरण देना चाहूँगी। मेरी चाची जी का बेटा बहुत छोटा था तो उसकी मेरी चाची जी ने दूध ला के रखा और दूध को प्लेट में निकाल के उसको कहा ठंडा होने देना, अभी गर्म है ये। पास में पानी की गिलास पड़ी हुई थी, सर्दी का मौसम था, उसको नहलाने के लिए गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाया जाता था। तो चाची जी थोड़ा बाहर जाके आई, जब तक वो दूध में पानी मिला रहा था तो उन्होंने कहा अरे ये क्या कर रहा है, तो बोला ठंडा कर रहा हूँ ना इसको, है ना। तो ये अपना दिमाग लगाया उसमें जो है। कल जो आप वो विषय छोड़ दिए थे या मेरा ध्यान के चला गया था, आपने कहा था जब बच्चा जन्म के पहले माँ के गर्भ में होता है 4.5 महीने में एवरेज मोटा मोटा उसमें जीवन आ जाता है, हिलना डुलना शुरू होता है, तो जो मैं आ गया उसमें जीवन आ गया, तो वो माँ के आचरण का भी उस पर असर होता है। तो कैसे, थोड़ा सा एक आध कोई 1-2 लाइन और बोलो ना इस पर आप। वही तो इसमें वही कहा, जो भी देखिए अब वो माँ के साथ ही है ना, बच्चा अलग नहीं है, बहुत जुड़ा हुआ है, एकदम कनेक्टेड है। तो माँ जो भाव विचार करेगी, जो व्यवहार कार्य करेगी, वो सबका इनपुट तो उसको मिल रहा है ना किसी रूप में। माँ का अगर भाव बहुत खराब होगा, गुस्सा आएगा, अब उसका प्रभाव तो बच्चे पे पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकदम साथ में है ना, वो जुड़ा हुआ है, कनेक्शन रहता है। वो बाद में उस कनेक्शन को कट करते हैं, वो कनेक्शन है। तो जैसे जो भी हमारे भाव विचार में चलता है उसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता ही है। वो शरीर पे जो पड़ेगा वो उस बच्चे तक जाएगा इनपुट के रूप में। तो वो भाव विचार का प्रभाव पड़ता है बच्चे में, और जो भी हम कर रहे हैं अपने आचरण में वो तो उसको पूरी रूप से उपलब्ध हो रहा है ना, क्योंकि साथ में वो जुड़ा हुआ है, तो वो सबका प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो उससे बहुत कुछ सीखता है वो बच्चा, इसलिए इतना ध्यान देते हैं लोग उस काल में ना। बहुत मतलब अब आजकल थोड़ा वो बदल गई हैं चीज़ें, लेकिन पहले वो जैसे जो 16 संस्कार की बात करते हैं तो गर्भाधान से शुरू करते थे। तो जो गर्भाधान संस्कार है, पहला संस्कार है ना, वो गर्भ आने से लेके और पहले आने से पहले उसकी तैयारी, हाँ, आने से पहले वो तैयारी, और तैयारी के बाद 9 महीना वहां तक है वो। हाँ, उसके बीच में भी कुछ कुछ संस्कार करते हैं।
अच्छा, उसके बीच में और है। अच्छा, जन्म संस्कार और गर्भधारण संस्कार के बीच में भी है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो हाँ, पुंसवन संस्कार है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। अब हम तो कुछ पढ़े नहीं तो कुछ जानकारी तो नहीं, वो पर हाँ करते वास्तव में हैं है। और उसमें मतलब इस तरह से सोचते हैं कि अब जब आप अगली पीढ़ी को लाने का सोच रहे हैं तो पहले आपकी तैयारी, हाँ पहले ठीक तो है, अपनी ठीक तैयारी, तब तो हम उस मतलब मैं इस बात को, जब मेरा विवाह हुआ तो 2011 में हुआ, तो 11 बीत गया, जनवरी में हुआ तो पूरा 2011 था ही अपने पास, फिर 2012 बीत गया, 2013। तो अब क्या होता है कि आपका विवाह हुआ है तो घर वाले जो है पूछना शुरू करते हैं वे क्या प्लानिंग है। तो अच्छा, मेरे से तो कोई पूछेगा नहीं, ना मेरे घर वाले ना इनके घर वाले, तो जो पूछे तो इन्हीं से पूछे कि भाई क्या है ये, कब करेंगे बच्चा, हर आदमी कब खुशखबरी दे रहा है और वो चलने लगता है। तो मुझे लगता था कि यार अभी तो ये योग्यता है ही नहीं कि हम किसी एक बच्चे को, एक जीवन को ले आए ना, तो उसका पालन पोषण करने की मेरी मतलब उतनी समझ नहीं बन गई है कि मैं कर सकता हूँ। तो अपने को वो तैयारी नहीं लगती थी। ये कहती थी कि भाई अब मेरे ऊपर दबाव बन रहा है, मैं क्या करूँ। मुझे थोड़े दिन तक इन्होंने भी इंतज़ार किया, फिर मैं इनसे कहता था कि अच्छा आप ये कह दीजिए कि ये जो गर्भ काल का समय है उसमें आप गुस्सा नहीं करेंगी और क्रोध नहीं आएगा और इस तरह का कुछ नहीं होगा, तो फिर कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम वो उसमें तो बहुत सारा जिम्मेदारी के साथ वो करना पड़ेगा ना। तो ये कहती थी कि भाई अभी तो नहीं वैसी स्थिति है। तो ऐसा करते हुए 3 साल निकल गया, वो मतलब तीसरे साल में जाके 14 में प्रज्ञा पैदा हुई। तो एक पॉइंट पे फिर डिसीजन लेना पड़ा कि अभी वो स्थिति पता नहीं कब बनेगी, तो प्लान कर लेते हैं, फिर उसके साथ कुछ सोचेंगे। तो वो मतलब वो जिम्मेदारी लगती है अपने को। मतलब आज के दिन मुझे दुनिया का जो सबसे 2 महत्वपूर्ण काम लगता है, उसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण काम लगता है बच्चे का पालन पोषण। बच्चे को पैदा करना और उसका पालन पोषण करना दुनिया का मुझे सबसे महत्वपूर्ण काम लगता है। और फिर दूसरा उसका शिक्षा संस्कार। मतलब वो पालन पोषण में वो शिक्षा संस्कार भी इंक्लूडेड ही है, लेकिन वो शिक्षा संस्कार घर से लेके बाहर तक भी वो जाएगा, लेकिन घर में तो ये बच्चे का पालन पोषण और एक लेवल का शिक्षा संस्कार करना है ना। हाँ, ये पहला मुझे सबसे महत्वपूर्ण काम लगता है जी। सोचा तो है लोगों ने बहुत सोचा है, बहुत काम किया है, नकारा नहीं जा सकता उसको। उसमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन सोचा है लोगों ने और काम किया है। जी भैया, आपको रोका था। भैया नमस्ते। भैया जो आपने अभी बताया था अनुसरण 0 से 3 एज की बात बताई थी, तो अपन इससे पहले जा रहे हैं कि बच्चा गर्भ में आता है तब से ही वो सब माता पिता का या जो भी वातावरण है उसका अनुसरण तो उस टाइम से शुरू हो जाता है। जैसे मतलब माँ जैसे सोचती है उसका बच्चे पे भी उस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है ना, है ना। तो वो वहाँ से शुरू हो जाता है। अब बात यहाँ शुरू होती है कि बच्चा हुआ और बच्चा 3 साल 4 साल जैसे बोलने लगता है, तब उसमें कई ऐसी एक्टिविटी दिखती है जिसमें माँ बाप को भी उसका अनुभव जानकारी नहीं है, वो कहाँ से आता है। जैसे किसी को गीता का पूरा अध्ययन आने लग जाता है, तब उसको है ही नहीं, उसने सुना ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये उसका पूरे जन्म का संस्कार काम कर रहा है। वही तो वो जो कह रहे हैं ना कि ये जो संस्कार है वो संस्कार नया कैसे बनता है, वो पुराना संस्कार और वातावरण और अध्ययन। तो अब जो शुरू कर रहा है बच्चा ना, इसीलिए मैंने एक दिन और कहा था कि एक घर में 2 जुड़वा बच्चा पैदा हो रहे हैं। जुड़वा बच्चा कह रहा हूँ, 2 बच्चे नहीं कह रहा हूँ। 2 बच्चे में तो फिर भी काल अलग अलग समय अलग अलग हो जाएगा, तो वातावरण अलग अलग हो जाएगा। 2 जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं तो दोनों के लिए वातावरण बराबर है, दोनों के लिए वातावरण तो एक ही है ना। उसके बावजूद भी दोनों का संस्कार अलग अलग दिखता है। एक ही वातावरण में अलग अलग अध्ययन होता है और अलग अलग उनका संस्कार दिखता है। इसका मतलब है कि जहां से वो शुरू किए हैं वो एक जैसा नहीं है। तो 0 से नहीं शुरू कर रहे हैं। जो कहते हैं ना कि बच्चा कोरा कागज है, इतना कोरा भी नहीं है, बहुत कुछ पहले से लिखा हुआ है उस पर। हाँ, इस शरीर यात्रा के लिए वो जरूर शुरू कर रहा है, लेकिन पहले से कुछ तो रहा होगा, नहीं तभी तो ये 2 जुड़वा बच्चों में अंतर अगर दिखता है तो इसका मतलब है कि दोनों ने जहां से शुरू किया है वो संस्कार दोनों अलग अलग है।
नहीं, जब पहला आप कहते हैं ना, तो ये जो मानव शरीर चलाने की स्थिति में जब मानव आता है, जो मतलब जो मध्यस्थ दर्शन कह रहा है उससे तो मुझे और तार्किक लगता है वो, कि ये जो मानव शरीर चलाने आ रहा है वो तो पशु शरीर चला के उस क्रम में आगे बढ़ रहा है ना, तो कुछ तो वो संचय करके आगे बढ़ रहा है ना, तो वो तो कुछ तो संस्कार बन ही गया उसका। लेकिन ये जरूर है, कई बार इसको मैं हंसी मजाक में कहता हूं कि कई लोगों को देख के लगता है कि पहली बार मानव शरीर चला रहा है, ऐसा भी कई बार लगता है कुछ लोगों को देख के। ये हंसी मजाक में मैं कहता हूं उसको, कई लोगों को देख के लगेगा ना आपको, ये लग रहा है कि ये पहली बार मानव शरीर चला रहा है, मतलब ऐसा उसमें फंसा हुआ आदमी दिखता है ना सुविधा में और उसमें संवेदना में, तो लगता है कि हो सकता है कि अभी शुरू ही किया हो इसने, ऐसा कई बार लगता है। तो एक ये तो निश्चित है कि किसी एक पॉइंट पे पहली बार कर ही रहा होगा ना, वो तर्क ठीक है, लेकिन उसके पहले पशु शरीर चलाया होगा, तो वहां से कुछ हर जो जीवन है जो मानव शरीर चलाता सारे पहले पशु शरीर से ही आते हैं। भाई क्रम तो वही है भाई, पहले तो चयन आस्वादन शुरू होगा। अब चयन आस्वादन के लेवल वाला व्यक्ति मानव शरीर चलाएगा, ये थोड़ा कठिन लगता है। फिर विश्लेषण आंशिक रूप में रहता है, फिर चित्रण होगा, तो जब ये चित्रण तक की स्थिति बन जाएगी तब वो मानव शरीर चलाने के योग्य हो गया। दर्शन तो यही कह रहा है, और ठीक भी लगता है, ये तार्किक भी लगता है कि भाई चयन आस्वादन के जगह पे जो व्यक्ति खड़ा है, मतलब जो जीवन खड़ा है, वो मानव शरीर नहीं चला पाएगा, उसमें विश्लेषण की जरूरत पड़ेगी। बिना विश्लेषण के मुश्किल होगा, काम नहीं चलेगा, वो चित्रण की जरूरत पड़ेगी। और वो अंतर दिखेगा आपको, जैसे वो क्रम है, जैसे पशु को देखेंगे, वो प्रकृति में बात होनी थी, मैं अभी उसका प्रश्न आ गया तो थोड़ी बात कर लेता हूँ वहाँ पे, और डिटेल करना होगा तो कर लेंगे। पशु को देखेंगे तो उसको कह रहे हैं कि चयन आस्वादन मुख्य रूप से रहता है, लेकिन सारे पशु में केवल चयन आस्वादन है ऐसा नहीं है, आपको विश्लेषण दिखेगा। जैसे आप हमारे यहाँ मथुरा जाइए कभी आप ना, तो अगर आपने चश्मा लगाया है तो बंदर चश्मा लेके ऊपर पेड़ पे चढ़ जाएगा। फिर दुकान वाला आपको कहेगा कि ये फ्रूटी खरीद के उसको दोगे तब वो चश्मा देगा, फिर आप वो फ्रूटी उससे खरीदेंगे, फ्रूटी को फेंकेंगे तो आपको वो चश्मा दे देगा। ये तो विश्लेषण है ना, ये बिना विश्लेषण के नहीं हो सकता। ये तो विश्लेषण है ना, बिना विश्लेषण के ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि उसमें विश्लेषण की आंशिक रूप में क्रिया शुरू हो गई है, तो वो बेसिकली अब डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, वो जागृति क्रम में है। तो चयन आस्वादन से विश्लेषण तुलन की जगह पे थोड़ा बहुत कुछ शुरू होता है, फिर वहां से जैसे अब गाय, मतलब हमारे यहाँ भी गाय थी एक, तो पिताजी के जाने के बाद से हम लोगों का अभ्यास है नहीं उतना, और माता जी के लिए भारी पड़ रहा, तो ये हुआ कि पशुओं को कम कर दिया जाए। तो एक गाय ने बच्चा दिया, तो ये हुआ कि उसको हटा देते हैं। तो वो एक पिताजी के मित्र थे और उन्होंने कहा कि मैं ले जाऊंगा उसको, ले गए। वो एक दिन गाय को लेके चले गए, एक दिन बीत गया, दूसरे दिन शाम को रात हो गई तो उन्होंने फ़ोन किया कि ये 2 दिन, मैं सोचा था कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन 2 दिन बीत गया, खाई भी नहीं है कुछ और पानी भी नहीं पी रही है और केवल रो रही है, मतलब उसके आंख से आंसू लगातार बह रहे हैं। तो भाई साहब कहे कि अब तो रात हो गई है, अब क्या करें। तो एक गाड़ी वाले थे, उनको फ़ोन किया कि सुबह ही होते ही एकदम चले जाइए, उसको ले आइए गाय को। तो जाके वो ले आए। अब ये जो है ना, ये भाव के बिना नहीं हो सकता। तो आंशिक रूप में गाय में इस तरह के जो पशुओं में देखेंगे तो भाव दिखता है आपको आंशिक रूप में। ये जो बात भैया बता रहे हैं ना, ये हमारे परिवार में ही है कि गाय हैं, तो जो परिवार के मेंबर हैं, मतलब गायें एग्रेसिव होती है हरियाणी में गायें, तो थोड़ी सी, तो उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो जो परिवार के मेंबर हैं दूध निकालते वक्त सावधानी रखते हैं, कई बार लात वगैरह मार देती है। पर वहीं परिवार में एक मतलब जैसे बच्चा हुआ उनका, वो स्टार्टिंग से ही मतलब जैसे घुल मिल जाता है। और एक ये भी रहता है कि जब गायें मतलब जब बच्चा होता है तो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बट वो छोटा बच्चा उसके पैरों के नीचे घूमता, उसके थन भी छेड़ता है, उसके साथ खेलता भी, छेड़ता भी, उसके बच्चे को भी छेड़ता है, उसको कुछ नहीं कहती है। और कोई परिवार का मेंबर छेड़ता ना, उसके वो सींग उठाने, उसको मारने तक रेडी हो जाती है। ये भाव है। तो अब वो चित्रण के जगह पे वो
कुछ आंशिक रूप से एक्टिव हो गया। तो ये है कि जब वो चित्रण तक की क्रिया एक्टिव हो जाएगी एक लेवल की, तब वो मानव शरीर चलाने के योग्य हो जाएगा और फिर वो मानव शरीर चलाएगा। ये मतलब तर्क संगत ढंग से मुझे ठीक भी लगता है और तर्क भी यही है। अब एक्चुअली क्या है, अभी तो जो लोग उसका अनुभव किए होंगे वो बता सकते हैं, वो लोग तो लिखे ही हैं, बाबा जी ने तो लिखा ही है उस बात को। लेकिन मुझे ये तर्क संगत भी लगता है, ये तार्किक भी लगता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि समझ में नहीं आ सकता। ठीक है ना। तो शिक्षा संस्कार पे बात हो गई। श्वास संयम पे बात उस दिन ने वंदन भैया ने करी थी। उसमें शरीर को स्वस्थ रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए संयम का भाव मेरे में होता है। मैं शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग की जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ। वो जो भाव अपने में बनता है उसको कहा संयम। और शरीर में स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं, शरीर मय के अनुसार काम कर पाता है और जिसमें अंग प्रत्यंग में व्यवस्था है वो बनी रहती है। तो ये स्वास्थ्य और संयम की बात है। यहाँ से आवश्यकता की पहचान होती है और उसको पूरा करके समृद्धि वाली बात जो है थोड़ी कम हो पाई है। समृद्धि वाली बात मुझे लगता है कि उस पर थोड़ी बात मैं कर लेता हूँ, कुछ चीज़ों में ध्यान मुझे लगता है कि दिला देते हैं, क्योंकि वो समृद्धि जो मुद्दा है, आवश्यकता की पहचान यहाँ से होगी। और वहाँ से जब समृद्धि को देखने जाते हैं तो बिना आवश्यकता को पहचाने समृद्धि होती नहीं है। तो पहला काम तो आवश्यकता को पहचानना है। एक बार आवश्यकता की पहचान हो गई, उसको हमने पूरा कर लिया तो समृद्ध हो गए। तो आज के दिन जो समस्या है जिस पे मुझे ध्यान दिलाना है, जहाँ हम फंसे रहते हैं, वो जगह है आवश्यकता को पहचानने में। तो एक तो आवश्यकता को जब हम पहचानने जाते हैं तो शरीर की आवश्यकता और मेरी आवश्यकता दोनों को अलग अलग करके नहीं देख पाते हैं। इस कारण से हम शरीर की आवश्यकता को पहचान नहीं पाते। दूसरी समस्या उसमें यह आती है कि जो आवश्यकता है, जो सुविधा की आवश्यकता है, सुविधा के रूप में जो मेरी आवश्यकता है शरीर के लिए, वो आवश्यकता से मेरे सुख की या मेरे सम्मान की आवश्यकता नहीं पूरी हो सकती। ये बात ध्यान में नहीं रहता है तो हम वहाँ फंसते हैं। तीसरी बात यह कि बहुत सारी अनिश्चितताओं के कारण जो है ना, हमको लगता है कि कितना सुविधा जुटाएं, तो बीमार पड़ जाएंगे तो कितना लगेगा, कुछ पता नहीं है तो कितना जुटा के रखें। मुझे लगता है कि एक तरीका सोचने का ये है, लेकिन उसमें मुझे समस्या ये लगती है कि आपने 20 लाख 50 लाख जुटा के रख लिया कि बीमार पड़ेंगे तो उसकी आवश्यकता को पूरा करेंगे। इसकी क्या गारंटी है कि आप 50 लाख का ही बीमार पड़ेंगे? इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। तो मुझे लगता है कि तब तो काम संबंध ही आता है। अगर हमने संबंध वाले काम को ठीक से किया है और सुविधा वाले में जितना कर सकते हैं उतना करते रहे हैं और जहाँ पे आवश्यकता है एक दूसरे का हम सहयोग करते रहे हैं, तो वो वाला काम एक तो हो जाएगा। तो बीमार पड़ेंगे, उससे इलाज के लिए हम सुविधा तो जुटा रहे हैं, लेकिन हम स्वस्थ रह पाएं इसके लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो स्वस्थ रहने के बारे जब सोचने लगेंगे तो बीमारी की बात ही नहीं, हम बीमारी के बारे सोच के हम बहुत सारा सुविधा जुटा के भी हम दुखी हो रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि आप कमाएं जितना भी, वो मुद्दा नहीं है, लेकिन जितना भी कमा रहे हैं समृद्ध होके तो कमाएं। जैसे एक प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग आप करके देख सकते हैं। जैसे आप अपने घर में, आपके पास कितने कपड़े हैं उसको थोड़ा गिनिए। ज़्यादातर लोगों को तो पता नहीं कितने हैं, और धीरे धीरे ये सोचना शुरू करें कि आपकी आवश्यकता कितनी है। आपको दिखेगा कि ये कपड़ा आपकी आवश्यकता से अधिक है। घर को अपने देखिए, आप रहेंगे तो एक ही कमरे में ना। अगर 10 कमरे में आपको रहना हो तो बहुत भारी पड़ेगा आपको, यहाँ से वहाँ भागते ही रह जाएंगे। तो आपके परिवार में जो घर है वो भी ज़्यादातर लोगों का वो आवश्यकता से ज़्यादा है, वो आवश्यकता से ज़्यादा है। घर में कहीं आने जाने के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी कार की ज़रूरत है, उसको देखिए, साइकिल की ज़रूरत है उसको देखिए। जो भी चीज़ को आप देखिए, हर चीज़ आपकी आवश्यकता से अधिक दिखेगी। आपके पास एक मोटरसाइकिल है, वो 24 घंटे के लिए उपलब्ध है। आप कितने घंटे प्रयोग करते हैं? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इससे अधिक तो कोई नहीं करता। वो उपलब्ध 24 घंटे के लिए, वो आपकी आवश्यकता से अधिक दिखेगी। तो धीरे धीरे जो मेरी आवश्यकता है उसको हम पहचानें और जो मेरे पास है उसको देखें, तो उससे जो है हमको दिखेगा कि ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आवश्यकता से अधिक हैं। जितनी कम लगती है उसको पूरा कर लेंगे तो समृद्धि का भाव फिर अपने में आएगा। वो हम पूरा नहीं करते तो समृद्धि का भाव फिर बनता नहीं है, क्योंकि हम आवश्यकता को पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी ज़्यादातर तो चीज़ें हम ले लेते हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उसका दुख झेलते रहते हैं।
तो उसको धीरे धीरे अपने में देखने की ज़रूरत है। 2-3 चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो हमारे पास एसेट क्या है, भी हमारे परिवार में, जिस परिवार में मैं रहता हूँ वहाँ पे एसेट क्या है उसको देखें, और फिर हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हैं उसको देखें। तो एसेट और लाइबिलिटी को देखें तो कई बार आपको दिखेगा कि लाइबिलिटी से ज़्यादा एसेट है आपके पास। तो कम से कम वो हमको, पिताजी ने घर बना दिया तो मुझे भी घर बनाना है, ये जो सोचने का तरीका है, मुझे भी ये बहुत ब्राइट आइडिया नहीं लगता है। जब वो घर नहीं रहने लायक होगा तो बनाएंगे, वो एक और बात है। लेकिन आजकल जो फैशन है उसमें यह है कि पिताजी के घर में कैसे रह सकते हैं भाई। तो ये जो सोचने का तरीका है वो मुझे लगता है कि वो तरीका कम ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब सोचने की ज़रूरत है कि मेरे पास एसेट क्या है परिवार में और मेरी लाइबिलिटीज़ क्या है, वो दोनों को देखें। फिर रेगुलर मेरा और कैसे मेरी आवश्यकता पूरी हो सकती है उस आवश्यकता को पहचानें, उसके हिसाब से जितना जुटाना है उसको जुटाएं, उसमें समस्या नहीं है। मैं इस बात को कहता हूँ कि जो नौकरी करने वाला आदमी है ना, वो दरिद्र हो के कमाए या समृद्ध हो के कमाए, सैलरी उसको उतनी मिलनी है। ऐसा नहीं कि आप दरिद्र होकर कमाएंगे तो सैलरी ज़्यादा मिल जाएगी, तो फिर दरिद्र होकर क्यों कमाना, फिर तो समृद्ध होकर कमाए। तो धीरे धीरे इस पे सोचने की ज़रूरत है, तो फिर समृद्धि अपने में दिखने लगेगी। जितना भी है वो आवश्यकता से कम नहीं है। हमने उसको अपने सम्मान से जोड़ लिया है, सुख से जोड़ लिया है, तो वो कम लगता है, नहीं तो कम है नहीं, पर्याप्त है। उसको देखें और जितना कम है उसके लिए प्रयास कर लेंगे फिर। लेकिन उतना भी हो जाएगा तो उतने में तो चैन में रहे ना, फिर उतना जब पहुंचते हैं तो फिर वो कम लगने लगता है। बड़ी दिक्कत यही है कि इतने पे हैं, वो लगता है कितना होना चाहिए, जब उतना पहुंच जाते हैं तो फिर वो कम लगने लगता है, फिर आगे दिखने लगता है। ये दरिद्रता है, तो फिर समृद्धि आएगी नहीं। तो उस पर ध्यान जाने की बात है। स्वास्थ्य के लिए ये कार्यक्रम, इस पे भी बात हुई। ये सबको आप अपने में, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए आप क्या कर रहे हैं इसको सोचिए। बीमारी से बचने के लिए तो बहुत सोचते रहते हैं, स्वस्थ कैसे रहें उसको सोचिए। उसके लिए ये सब कार्यक्रम है। अपने आहार विहार को ठीक करें, अपने आसन श्रम व्यायाम करें, आसन प्राणायाम करें, और फिर जरूरत पड़े तो औषधि चिकित्सा। हम शुरू यहाँ से करते हैं, हम यहाँ से नहीं शुरू करते, वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो ये स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम है। फिर तीसरा जो आयाम है उत्पादन कार्य का, तो कार्य का क्या मतलब है? मानव द्वारा शेष प्रकृति पे किया गया श्रम, ये कार्य है। और ये कार्य करने से जो वस्तु आपको प्राप्त होती है, कार्य से प्राप्त वस्तु है, उसी को क्या कहा? उत्पादन। अब प्रश्न ये बनता है कि उत्पादन करने जाएंगे तो क्या उत्पादन करेंगे और कैसे उत्पादन करेंगे? तो क्या करेंगे उत्पादन? परमाणु बम का उत्पादन करेंगे क्या हाइड्रोजन बम का करेंगे? किसका उत्पादन करेंगे? ये तय नहीं हो रहा है। लोग इस तरह का दावा, कुछ देश इस तरह का दावा कर रहे हैं कि हमारे पास इतना परमाणु हथियार है कि इस धरती को 30 बार नष्ट कर सकते हैं, 29 बार या 30 बार नष्ट कर सकते हैं। भाई किसी चीज को आप कितनी बार नष्ट कर सकते हैं? फिर 30 बार नष्ट करने के लिए जुटाना क्यों है? यही नहीं समझ में आता है। और अगर 30 बार नष्ट करने के लिए जुटा रहे हैं, एक बार में वो नष्ट ही हो जाएगा, तो वो बाकी भी नष्ट हो जाएगा जो उसके साथ बचा हुआ है। और उसके पहले तो ये भी सोचना पड़ेगा कि धरती को नष्ट करना है कि नहीं करना है। उस पर कोई नहीं सोच रहा है। परमाणु हथियार, हाइड्रोजन बम और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, उसी का उत्पादन करना है, या जो मानव शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के लिए आवश्यक सुविधा है उसका उत्पादन करना है। भोजन सामग्री का उत्पादन जो आवश्यक है, जिससे मानव शरीर को पोषण मिले और सदुपयोग में आ सके, वो आवश्यक है। तो उत्पादन तो इसका करेंगे ना। कैसे करेंगे? प्रकृति का शोषण करके या आवर्तनशील विधि से? तो आवर्तनशील विधि से और न्यायपूर्ण विधि से, इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली।
तो एक तो जो मानव शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए आवश्यक सुविधा, उसी का उत्पादन कैसे करेंगे? तो आवर्तनशील विधि से और न्यायपूर्ण विधि से। अभी आवर्तनशील विधि का क्या मतलब है? आवर्तनशील विधि का मतलब है कि एक तो क्रम जो है वो चक्रीय होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा, चक्रीय क्रम होगा, और दूसरा उस चक्र में आने वाली हर इकाई समृद्ध होगी। जैसे पेड़ है, तो पेड़ के जब पत्ते टूट के गिरते हैं तो कहाँ जाते हैं? जमीन में। वो जमीन में जब सड़ते हैं तो जमीन क्या होती है? उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। और जितना उर्वरा शक्ति जमीन की, धरती की बढ़ेगी, उस पेड़ को उतना पोषण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो एक तो चक्र पूरा हुआ और वो पोषण भी मिला, धरती भी समृद्ध हुई और पेड़ भी समृद्ध हुआ। इसी को कहा साइक्लिक प्रोसेस। तो ये क्रम ऐसा दिखता है। यही क्रम पशु पक्षी के साथ पेड़ पौधों का भी दिखता है, यही क्रम मिट्टी पानी धातु के साथ पशु पक्षी का भी दिखता है। एक इसमें और जोड़ देते हैं, मनुष्य। तो लेता तो ये सबसे है, रिटर्न क्या करता है? ये प्रश्न चिन्ह है। बाकी पूरी प्रकृति साइक्लिक प्रोसेस में है, मानव जो उसमें आ गया है उस साइकिल को कहीं ना कहीं ब्रेक करते रहते हैं, आवर्तनशीलता को ब्रेक करता है। वो आवर्तनशीलता को मानव समझ जाए, आवर्तनशील ढंग से जी पाए, तो सारा कुछ जो है ठीक हो सकता है, धरती सज सकती है। लेकिन अभी उस पर ध्यान नहीं गया हम लोग। मानव को ये बात समझनी है। जिस दिन इतनी बात समझ में आ जाएगी, ये क्वेश्चन मार्क हट के यहाँ पे ये सही हो जाएगा, समस्याएं सारी खत्म हो जाएगी। तो अभी उत्पादन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसमें समस्या क्या आ रही है कि जो मानव शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए आवश्यक सुविधा है, उत्पादन उसका करेंगे। और वो कहाँ होगा? वो जो शरीर की सुविधा है, शरीर के लिए जो आवश्यकता है, वो लोकली होगा। जो सुविधा की आवश्यकता है, आहार, आवास, अलंकार जो भी है, ये शरीर की आवश्यकता है। ये कैसा होगा? यह स्थानीय होगा, लोकल होगा। और वही ठीक भी है। राजस्थान के इस जगह पे जो वस्तु का उत्पादन होता है, इस वातावरण में मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए वही हितकर है। आप कहेंगे कि नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया से सेव मंगाएंगे और उसको खाएंगे। मंगाइए और खाइए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अमरूद होगा वो ऑस्ट्रेलिया के उस सेव से यहाँ के आदमी को ज़्यादा फायदा करेगा, वो सेव ज़्यादा फायदा नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी कर रहे हैं। किए क्या है कि जो शरीर की आवश्यकता है वो कैसा होगा? स्थानीय होगा। जो सेल्फ की नीड है वो कैसी होगी? वो सार्वभौमिक होगी, वो ग्लोबलाइज होगी। अभी कर इसके उल्टा रहे हैं। शरीर की जो आवश्यकता है उसको तो ग्लोबलाइज कर दिया। तो इटालियन पिज्जा हम भीलवाड़ा में बैठ के खा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया का सेव खा रहे हैं, और पता नहीं कहाँ का वो ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं, वो सब खा रहे हैं। और ज्ञान के लिए यह है कि कोई किसी को कुछ समझ में आता है तो उसको पेटेंट कराता है कि ये किसी को मिल ना जाए। तो ज्ञान को हम लोकलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो सुविधा की आवश्यकता है इसको ग्लोबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि होना ये था कि जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, जो सुविधा की आवश्यकता है, वो लोकलाइज पूरी हो जाए। और ज्ञान के लिए फिर जो है ग्लोबलाइजेशन की बात है, सार्वभौमिक है। वो ज्ञान तो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध होने की ज़रूरत है। तो उसको जितना फैलाया जा सकता है फैलाया जाए, और जो शरीर की आवश्यकता है उसको जितना लोकलाइज किया जा सकता है उतना लोकलाइज किया जाए। ये बात ध्यान में नहीं आई है तो हम फंस गए। तो इसको विचार करिए। आसाम के खेत से जो चुनी हुई पत्तियां हैं
उसका चाय बना होगा, मुझे लगता है कि उसको पीते हैं तब तक, और फिर लौट के आके इस पे बात करेंगे।